नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन। आज हीलिंग एमएनडी इंडिया के आज के सत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 25 फरवरी 2023, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा सेशन है स्वास्थ्य रेस्पिरेटरी इश्यूज एंड मैनेजमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी लंग मैनेजमेंट। Welcome everyone to Healing MND India. Today is 25th February 2023. Well, I welcome you all on behalf of Healing MND India. I would like to introduce to you आपको आपसे आज मैं डॉक्टर अंकुश चौधरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे साथ उन्होंने हमारे लिए इतना बढ़िया टाइम निकाला। मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। मैं उनके बारे में रिसर्च करता रहता था। उनकी बहुत बढ़िया यूट्यूब चैनल है और वो हमें हमारे लंग्स को हम सुखी भव देंगे। उनका कंपनी का नाम भी है लंग्स। तो मैं अभी ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। एक बार हमारा ये यूट्यूब ओके अगर आपको हीलिंग एमडी इंडिया से जुड़ना है तो आपको ये ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पे आपको डिटेल भेजना है। प्लीज गो थ्रू द डिस्क्लेमर। वी आर not medical professionals. We are only sharing information which is for educational and information purpose. Thank you all. मैं आप सबको बताना चाहता हूँ ओके अंकुश जी आप you can unmute yourself sir. Please welcome. I will give you a spotlight. ओके मैं पहले अंकुश जी को ये बताना चाहता हूँ सर एमएनडी जो उसका फुल फॉर्म है मोटर न्यूरॉन डिजीज, पर हमारे पूरे ग्रुप के लिए एमएनडी का फुल फॉर्म है मैं नहीं डरता। अमेजिंग अमेजिंग। और एक है सर, मैंने अमेरिका वाले ग्रुप के लिए भी बनाया माइंड नेवर डाइज। और हमें एंटरटेन करना है तो हमारे एमएनडी का फुल फॉर्म है म्यूजिक एंड डांस एंजॉय लाइफ। मैं पिनाकिन जी, मैं सच में बोलूं, मैं नर्वस हो रहा हूँ। आप लोगों का एंथुजियाज्म, आप लोगों की स्पिरिट देख करके ना, मतलब आई एम ट्रूली टच्ड। मुझे बहुत भावुक फील हो रहा है और एक्चुअली मैं नर्वस फील कर रहा हूँ। मतलब हजारों लोगों के आगे हम टॉक्स देते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं एंड मतलब सीरियसली मेरे पास वर्ड्स कम पड़ रहे हैं बोलने के लिए। नहीं सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। I've seen most of your videos. I'm very much impressed by your videos and your knowledge. आपका शुरू करने के पहले if you can just give your introduction to everyone, we can continue. Thank you so much sir। और नर्वस फील करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगे तो मैं अनम्यूट का बटन मेरे पास ही है, मैं किसी को अनम्यूट नहीं करूंगा। नहीं सर, थैंक यू सो मच एमएनडी इंडिया, थैंक यू सो मच पिनाकिन जी मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करने के लिए। और मेरे बारे में कोई लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन नहीं है। मैं एक साधारण इंसान हूँ, एक साधारण डॉक्टर हूँ, जिसे शायद परिस्थितियों ने, शायद कुछ लाइफ सर्कमस्टेंसेस ने थोड़ा सा इस कैपेबल बना दिया कि हम जितना हो सके सांस वाले मरीजों की, रेस्पिरेटरी पेशेंट्स की हम हमारी तरफ से जितनी केयर हो सकती है उसमें लगे रहते हैं।
और उसी का पार्ट है जो कि पिनाकिन जी ने देखा हमारा यूट्यूब चैनल। तो नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अंकुश है। मैं एक कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ। पल्मोनोलॉजिस्ट होते हैं जो कि लंग्स से रिलेटेड, श्वास से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिजीजेस में जिनकी स्पेशलाइजेशन होती है। मेरी स्पेशलाइजेशन बॉम्बे से हुई थी और उसके बाद अभी मैं फिलहाल दिल्ली में कार्यरत हूँ। दिल्ली में हमारा अपना सेंटर है लंगसुख के नाम से। तो बस यही इंट्रोडक्शन है और कुछ नहीं, बस इतना ही है कि 2017 में मैं भी कुछ लाइफ चैलेंजेस से गुजर रहा था। तभी मुझ में ये एक इंस्पिरेशन था, ये एक मुझ में ज़ील था, एक था कि नहीं, हाँ यार, जिंदा तो रहना है। और जब ये था तो बहुत सारे लाइफ हर्डल्स ना ऑटोमेटिकली स्टेप बाय स्टेप हमारे सॉल्व होते चले गए। तो आज के हमारी कॉन्वर्सेशन से अगर आप सबको मैं सिर्फ एक मैसेज भी दे पाऊँ तो वो ये है कि देखिए, लाइफ चैलेंजेस तो आएंगे। मेरी लाइफ ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ हर्डल फ्री रही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आए लाइफ में, या आप लोगों को कम है या आप लोगों को ज्यादा है। सबकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं। सिर्फ डिपेंड ये करता है कि हम उस चैलेंज को किस नजरिए से देख रहे हैं। क्या उस चैलेंज को हम एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। जैसे कि पिनाकिन जी एक जीता जागता एग्जाम्पल हमारे सामने है। आप सभी लोग एक एग्जाम्पल है। मोटर न्यूरॉन डिजीज की बीमारी से प्रभावित होने के बावजूद जो स्पिरिट, जो फाइटिंग स्पिरिट, जो जज्बा, जैसे कि इन्होंने बोला माइंड नेवर डाइज, म्यूजिक एंड डांस, तो आपने उस एमएनडी की परिभाषा ही बदल दी। तो बस इसी जज्बे के साथ हमें आगे की जर्नी कंटिन्यू करनी है और जितना हो सके अपने आसपास खुशियां फैलाते रहिए। और देखिए, लाइफ बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच पिनाकिन जी। वेलकम वेलकम सर। और मैं आपको और एक बात बताऊं, मैं भी मुंबई से हूँ, बॉम्बे से। अमेजिंग, अमेजिंग। तो मैं सर बॉम्बे सेंट्रल पे टोपी वाला नेशनल मेडिकल कॉलेज है और नायर हॉस्पिटल, तो हमने वहां से हमारी पढ़ाई करी है। जब आप वहां से चल दिए निकलेंगे तो 10 मिनट में मेरे घर पे पहुंच जाएंगे। आई स्टेड गोवल एट ग्रांट रोड वेस्ट। अरे बहुत बहुत नजदीक है। धन्यवाद सर। मैं अगली बार जब भी बॉम्बे आता हूँ जरूर आपको कांटेक्ट करूंगा, मिलना चाहूंगा मैं जरूर आपसे। बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा आपसे। जरूर जरूर सर, मोस्ट वेलकम। आपको लंच और डिनर हमारे साथ ही करना है। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड जेस्चर। जी, बताइए कैसे हम शुरुआत करें। आप अपने हिसाब से सर। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ जी। जो मैंने जो अभी देखा हुआ है, अभी मेरा एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से जो 2020 लॉकडाउन में, आपको भी पता है, सबको पता है कि हम घर में बैठे बैठे ज्यादा सोते हैं, हम्म। ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, और कोई एक्सरसाइज कुछ भी नहीं, हाँ जी। फिजियोथेरेपी नहीं आ रहे हैं, स्पीच थेरेपी कुछ भी नहीं। हम्म। हमारे एंजाइटी बढ़ रही है, हम्म। और हमारा, मुझे स्पेशली मुझे क्लोस्ट्रोफोबिक हो रहा था। हाँ। तो बाद में मैंने क्या किया, जब मैं आई अटैच विद हीलिंग एलएलसी यूएसए, मैंने ऑब्जर्व किया कि पीछे से आगे कैसे आना है। मैंने पिनाकिन ऑब्जर्व जी, किया कि आपका आपका वीडियो भी स्पॉटलाइट में ले आइए, हमारे व्यूअर्स देख पाएंगे। ओके ओके। जी, ये तो बेहतर है। थैंक यू सो मच सर। तो मैंने क्या किया सर, मैं आपको बताऊं, मैंने देखा कि जो भी मैंने गूगल पे पढ़ा, इंटरनेट पे देखा, कि मैंने देखा कि ब्रीदिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हम्म। आप सबको ये भी पता होगा कि एक बच्चा बॉर्न होता है हाँ जी। तो उसको एक आध थप्पड़ डॉक्टर भी मारता है, भाई श्वास ले, भाई श्वास ले। आपको पता होगा ना, उल्टा उल्टा पकड़ के उसमें वो हम्म। पानी निकालता है और उसको बोलता है भाई स्टार्ट क्राइंग, श्वास ले। मुझे वो भी, मतलब हमारे श्वासों से जुड़ी हुई है हमारी लाइफ। इसके लिए मैंने क्या किया, आई स्टार्टेड ब्रीदिंग एक्सरसाइज। मैंने अभी रिसेंटली आई हैव इंट्रोड्यूस टिबेटियन ब्रीथोलॉजी इन अवर ग्रुप। अमेजिंग। टिबेट में आपको पता है, इट इज द हाईएस्ट प्लेटो ऑन द अर्थ। ट्रू। ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है,
हाँ जी, तो वी हैव इंट्रोड्यूस्ड टिबेटियन ब्रीथोलॉजी और हम सबको वो एक्सरसाइज करवाते हैं। सैल्यूट है सर, सर दिल से सैल्यूट है आपके आपके जज्बे को, आपकी स्पिरिट को। हमारे पास ना मतलब छोटी छोटी बीमारियां लेकर के लोग आते हैं, मतलब जैसे दमा हो गया है या टीबी हो गया है, और इतने ज्यादा हताश होते हैं। और दूसरे एंड पे आप जैसे लोग हैं जो एमएनडी वाली बीमारी है और जज्बा देखिए कि यार लाइफ तो एक बार ही मिली है, इसको ही तो पूरी तरह जीना है। दिल से सैल्यूट है सर आप। बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा तो मतलब आज का दिन बन गया। और मैं खुद से ये सोच रहा हूँ पिनाकिन की कसम से कि मैंने बहुत टाइम लगा दिया यहाँ पे आने में। मुझे जब आपने महीने भर पहले अप्रोच किया था, मुझे तभी टाइम निकाल लेना चाहिए था। अमेजिंग। और और ज, और जब मुझे डायग्नोज हुआ था अक्टूबर 2018 में, जी। तो डॉक्टर ने बोला था 2 से 5 साल एवरेज लाइफ होती। हम्म। मैंने रिसर्च किया, मुझे मालूम पड़ा कि स्टीफन हॉकिंग जी को, वो भी एमएनडी था स्टीफन जी। हॉकिंग जी को, और मैंने पूरा कैलकुलेट किया सर, he lived for 55 years। मैंने घर वालों को बोल दिया कि मैं स्टीफन हॉकिंग का रिकॉर्ड मैं ही तोड़ूंगा। क्या बात है, क्या बात है। और आपकी स्माइल इतनी इन्फेक्शियस है ना, मैं सीरियसली बोलूं, मेरा कोई मेडिकल टॉक करने का बात ही नहीं कर, मन ही नहीं कर रहा। मेरा मन कर रहा है कि मतलब आप सभी लोगों से, अभी तो जैसे हम पिनाकिन जी से बात कर रहे हैं, मेरा मन कर रहा है आप सभी लोगों से मैं आप लोगों के लाइफ एक्सपीरियंसेस सुनूं और उससे कुछ सीखूं और आगे लोगों को बताऊं। तो कमाल की बात है सर, बहुत बहुत ही जबरदस्त। और और सर सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो अभी मैं ज्यादा वर्क कर रहा हूँ, हाँ इट जी। इज द स्पीच। बिकॉज एक स्पीच। बार कम्युनिकेशन कम हो जाए तो हाँ हाँ। लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। जी। मतलब प्रॉब्लम की प्रॉब्लम अंदर है, लोग अंदर ही अंदर घुट के मर जाते हैं, मतलब हम्म। बिकॉज दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट। मुझे भूख लगी है, मुझे खुजली हो रही है, मुझे पानी पीना है, और currently I am working on speech because I don't want people to uh, not to communicate। True. और उसके बाद मैंने swallowing पे ध्यान दिया। अभी मेरा, आपको बताऊं सर, लास्ट 2 साल में मेरा ब्रीदिंग हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट। अब मेरा 2 साल पहले का वीडियो देखो, मैं उसमें कंटिन्यू खांस रहा था, हाँ और हाँ। अभी देखो मेरा कोई भी खांसी नहीं है। यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड व्हाट आई एम सेइंग। ट्रू, एब्सोल्युटली। और अभी मेरा swallowing भी बेटर कर रहा हूँ। तो मैं एवरी डे में ऑलमोस्ट 15 से 20 एमएनडी वॉरियर के साथ रेगुलर बातें करता हूँ। मेरा इंडायरेक्ट पिक्चर भी वहां पे ही हो जाता है। तो अभी आप डॉक्टर साहब आप शुरू कीजिए, वट एवर यू से वील डू दैट। एंड थैंक यू अगेन फॉर कमिंग ऑन अवर प्लेटफॉर्म। मतलब मुझे लग रहा है कि मैं कुछ शेयर नहीं कर पाऊंगा, आप लोगों को ऑलरेडी बहुत सारी जानकारी होगी। तो बहुत ही बेसिक, मैंने कोई इसके बारे में प्रेजेंटेशन नहीं बनाया है। जो बहुत बेसिक जानकारी और एक हर एक पेशेंट को समझ होनी चाहिए अपनी बीमारी के बारे में, क्या होता है इस बीमारी में, क्योंकि इस तरह की ही जब हमें अवेयरनेस होगी तब हम इस बीमारी के सिम्टम्स को जल्दी स्पॉट कर पाएंगे, साथ में उससे रिलेटेड रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर पाएंगे। तो मोटर न्यूरॉन डिजीज, जैसा कि हमारा जो वैसे तो सर ने नाम ही बदल दिया, म्यूजिक एंड डांस एंड माइंड नेवर डाइज, मैं नहीं डरता। तो इसके पुराने मीनिंग पे चलते हैं, मोटर न्यूरॉन डिजीज। मोटर न्यूरॉन का मतलब क्या है, देखिए शरीर में हमारा शरीर सारा का सारा नर्व्स और मांसपेशियों से बना, बहुत सिंपल सादी भाषा में बात करेंगे। नर्व्स जो है मसल्स को सप्लाई करती हैं। इसमें चाहे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो चाहे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, कहीं पे भी कोई फॉल्ट आता है तो वो लेकर के जाता है एक तरह की बीमारी जिसको हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन डिजीज। हर एक किसी का वेरिएबल प्रेजेंटेशन इसके अंदर हो सकता है। कुछ लोग हमारे, हो सकता है कि प्रेजेंटेशन ही स्टार्ट हो कि हाँ हाथों की ताकत कम हो गई है, जैसे फॉर एग्जांपल इनिशियली हो सकता है कि पेन ग्रिप कम हो जाए, या फिर हो सकता है हाथों से गिलास पकड़ना कम हो जाए। कुछ लोगों को लोअर लिम्ब से स्टार्ट हो सकता है कि जैसे पैरों से ये सिम्टम स्टार्ट हो सकते हैं, धीरे धीरे पैरों की सेंसेशंस कम हो गई। तो वो तो आप सब लोग समझते हैं, लेकिन
ग्रेजुअली प्रोग्रेस करते करते, क्योंकि मोटर न्यूरॉन डिजीज एक तरह की प्रोग्रेसिव डिजीज है, अगर एक अच्छा रिहैबिलिटेशन, अगर एक अच्छा लाइफस्टाइल रखा जाए तो ऑब्वियसली इसके प्रोग्रेशन को स्लो डाउन जरूर किया जा सकता है। जैसा कि पिनाकिन जी ने बोला कि जैसे स्टीफन हॉकिंग है, वो मोर देन 50 ईयर्स ही वाज अलाइव, ठीक है, ग्रेजुअली उनके भी फंक्शंस डिटीरियोरेट हो रहे थे, बट स्टिल ही हैड अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ओके, और क्वालिटी ऑफ लाइफ, जैसा कि आप सभी लोग एक लाइव एग्जांपल है, यहाँ से आता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ आपके माइंडसेट से आता है, ठीक। तो माइंडसेट के लिए तो पिनाकिन जी बादशाह हैं, मैं अभी तक खुद को समझता था, लेकिन हैट्स ऑफ टू हिम। तो क्या होगा ग्रेजुअली, क्योंकि जब बीमारी प्रोग्रेस कर रही है तो एक टाइम ऐसा आएगा जब रेस्पिरेटरी मसल्स इन्वॉल्व होने लग जाए। अब रेस्पिरेटरी मसल्स के इन्वॉल्व होने का मतलब क्या है? देखिए, हमारा जितना रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यानी कि हमारी जितनी लंग्स हैं, श्वास प्रणाली जितनी है, उन सब में मसल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट मसल हमारी रहती है डायफ्राम। डायफ्राम हमारी प्राइमरी मसल ऑफ रेस्पिरेशन है। जैसे जैसे बीमारी आगे बढ़ेगी तो डायफ्राम हमारा टेम्परेली जो है, धीरे 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 करके काम करने की उसकी क्षमता कम हो जाएगी। तभी हमारे पेशेंट्स को सांस लेने की शिकायत शुरू होगी। जरूरी नहीं है इनिशियल डेज में उन्हें सांस की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बोलने में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, स्टार्टिंग डेज में वो ठीक रहेगा। बस जैसे जैसे बीमारी प्रोग्रेस करती जाएगी तब जाकर के उन्हें सांस की प्रॉब्लम होनी शुरू होगी। अब सांस की प्रॉब्लम किस तरीके से होती है? पहली बात हमने करी कि डायफ्राम इनका जो है वो काम नहीं कर रहा। दूसरी चीज क्या होगी, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी बहुत सारे रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं। जैसे जैसे बीमारी प्रोग्रेस करेगी तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से डायफ्राम की तरफ आने वाली जो नर्व सप्लाई है वो धीरे धीरे इम्पैक्ट होती जाएगी। इससे होगा क्या कि पेशेंट के ऑक्सीजन लेवल्स में कमी आने लगेगी, और क्योंकि मस्कुलेचर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो पेशेंट कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन करना शुरू करता है। इसीलिए मोटर न्यूरॉन डिजीज के जो पेशेंट्स हैं, ऑक्सीजन की कमी से तो प्रभावित होते ही होते हैं, पर उनमें अक्सर ये देखा गया है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन से भी प्रभावित होते हैं, जिसे हम कहते हैं टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर। साधारण तौर पे समझने के लिए, ऑक्सीजन की अगर सिर्फ कमी हो रही है उसे हम कहते हैं टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर, जिसके लिए सिर्फ ऑक्सीजन लगाने से मरीज को बेहतर लगने लगेगा। दूसरी तरह का रेस्पिरेटरी फेलियर जो होता है वो होता है टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर, जिसमें हो सकता है ऑक्सीजन की कमी हो सकता है ना हो, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ जाएंगे। तो उसका इलाज ऑक्सीजन नहीं होता, उसका इलाज है शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। जिसको कैसे किया जाता है, कुछ तरह की मशीन आती है जिसको हम सीपैप या बाईपैप मशीन कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। बहुत साधारण तौर पे इसको समझिए, एक वैक्यूम क्लीनर आप सबने देखा होगा। वैक्यूम क्लीनर हवा अंदर खींचता है। ये मशीन क्या करेगी, जब हम इसको नाक पे या मुंह के ऊपर लगाएंगे, ये मशीन हवा बाहर फेंकेगी। बाहर फेंकने की वजह से जो सांस की नलकियां हैं जो कि कोलैप्स हो रही हैं, जो कि पिचक रही हैं जल्दी, उसको खोलने में मदद करेगा। जितना ये सांस की नलकी खुली रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर आने में आसानी। तो ये बहुत ही साधारण सा हमने समझा कि मरीज को हो क्या रहा है। इसके अलावा और कुछ चीजें समझिए। जैसे हमने बात करी डायफ्राम की, डायफ्राम एक प्राइमरी मसल ऑफ रेस्पिरेशन है, सबसे जरूरी मसल ऑफ रेस्पिरेशन है। इसके अलावा जितने मसल्स हमारे, एक सेकेंड, हाँ जी, जितने हमारे मसल्स शोल्डर गर्डल और चेस्ट के आसपास रहते हैं, जैसे कि हमारे चेस्ट के मसल्स हैं, शोल्डर गर्डल के मसल्स हैं, पीछे हमारा लेटिसमस डॉर्साई है, आगे पेक्टोरलिस मेजर है, सेराइटस एंटीरियर है, सर्वाइकल हमारे मसल्स हैं, डेल्टॉइड है, ट्रेपीजियस है, ट्राइसेप्स है, सारी जितनी इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, इंटरनल इंटरकॉस्टल, ये सारे जितने भी चेस्ट वॉल के मसल्स हैं, ये भी रेस्पिरेशन में हेल्प कर सकते हैं। किसी भी पेशेंट का जब प्राइमरी मसल ऑफ रेस्पिरेशन काम नहीं करता है ठीक से, तो ये मसल्स उसका रोल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, किसी पेशेंट को अगर चेस्ट पे कोई चोट लगती है, अभी हम मोटर न्यूरॉन डिजीज की बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं साधारण पेशेंट की। किसी पेशेंट को अगर चेस्ट पे चोट लगती है तो उसे पेन होगा। अब पेन वाली साइड पे डायफ्राम जो है वो कम काम कर रहा है, तो रेस्पिरेटरी बाकी मसल्स आप ऑटोमेटिकली देखेंगे वो खींच खींच के सांस लेने लगे।
तो ये गले की जो मसल्स हैं वो सपोर्ट कर रही है। शोल्डर गर्डल सपोर्ट ज्यादा कर रहा है क्योंकि एक्सेसरी मसल्स काम कर रही है। तो यही चीज यहाँ पे समझनी जरूरी है कि इसका हम पेशेंट के तौर पे फायदा उठा सकते हैं। सेंट्रल सप्लाई, अगर डायफ्राम को आने वाली नर्व्स की ताकत अगर कम भी हो गई है, तो भी हमें क्या करना है, इस तरह का लाइफस्टाइल रखें जिससे हमारे सारी की बॉडी की जो मसल्स हैं वो यूज होती रहे। जब आप उन्हें यूज करते रहेंगे तो जो उनका डीजनरेशन बीमारी में होना था वो स्लो डाउन हो जाए। दिस विल एड सिग्निफिकेंट क्वालिटी ईयर्स टू योर लाइफ। जैसा कि पिनाकिन जी ने बोला कि आजकल वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से क्या होता है, पेशेंट्स को लंग्स की जो ताकत है वो बढ़ती है, मस्क्यूलेचर की ताकत है वो बढ़ती है, जिससे पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल भले से ड्रॉप भी हो रहा हो फिर भी पेशेंट की सिम्टोमेटिक इंप्रूवमेंट हो जाती है। तो यही हमारा टारगेट है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अभी आजकल हम एक छोटी बच्ची है, वो स्थित है चेन्नई में। चेन्नई में बच्ची, शी इज ओनली 14 ईयर्स, 14 साल की बच्ची है। लगातार अनफॉर्चुनेटली बच्ची के ऑक्सीजन लेवल्स कम हो रहे हैं, लेकिन रिहैबिलिटेशन के साथ उसकी सिम्टम्स जो हैं वो कम हो गए हैं। अब उसको ऑक्सीजन की उतनी जरूरत नहीं पड़ती जितनी उसे पहले पड़ती थी। पहले अगर उसके ऑक्सीजन लेवल्स 86 से भी नीचे आ जाए तो भी वो शी वुड स्टार्ट पैनिकिंग, एकदम पैनिक अटैक में आ जाती थी कि मुझे ऑक्सीजन चाहिए, मुझे ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन आज की डेट में अगर 82 भी आ रहा है ऑक्सीजन, तो भी उसका रेस्पिरेटरी मसल इतना स्ट्रेंथ हो गया है उसमें कि वो उसको सिम्टम्स फील नहीं होते। दिस इज व्हाट रिहैबिलिटेशन, दिस इज व्हाट एक्लेमेटाइजेशन, बेसिकली एडजस्ट करना बॉडी का, इसी को कहते हैं। यही रिहैबिलिटेशन का पार्ट है। तो हम रिहैबिलिटेशन के बारे में और भी बात करें। और इसके अलावा देखिए, जैसे जैसे मरीज को सांस लेने में शिकायत होगी तो कुछ तरीके की दवाइयां भी हम मरीज को दे सकते हैं। जैसे कुछ पेशेंट्स को ऑक्सीजन पे जाने से बहुत पहले की ये बात है कि कुछ पेशेंट्स को थोड़ा बहुत इनहेलर से फायदा हो सकता है। कुछ पेशेंट्स को, क्योंकि हमने बात किया कि सेंट्रल नर्वस ड्राइव जो आ रही है, जो ब्रेन से नर्व्स आ रही हैं रेस्पिरेटरी सेंटर को ट्रिगर करने के लिए, वही अगर ठीक नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट दे सकते हैं। तो थियोफाइलिन नाम के एक दवाइयां आते हैं वो दे सकते हैं, या फिर कुछ और सेंट्रल रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स हैं वो भी दिया जा सकता है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में क्या होगा, जैसे जैसे बीमारी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे वो कॉफ आउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खांसी करने के लिए, खांसी करके बलगम को बाहर निकालने के लिए भी मसल्स की स्ट्रेंथ हमारे को चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो हमने बात करी कि रेस्पिरेटरी मसल्स की जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है वो हमें करनी है। दूसरी चीज, आप फिजियोथेरेपी के जरिए भी वो बलगम को निकालने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत तरह की इस तरह की डिवाइसेस आती हैं जो कि पेशेंट का बलगम निकालने में आसानी कर सकती है। या फिर एक हम कपिंग मैनूवर करते हैं, इस हाथ को आप अगर कप की फॉर्म में बनाएं, ये कप है, ठीक है। तो चेस्ट के ऊपर अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, तो जो हमारे केयर प्रोवाइडर्स होते हैं, अगर पेशेंट के, या फिर इवन पेशेंट भी कोई खुद कर सकते हैं, नीचे से लेकर के ऊपर तक अगर हम कपिंग फॉर्म में इसको प्रेस करें, चेस्ट परकशंस करें, तो ये एक तरह की चेस्ट फिजियोथेरेपी है। इसके रेगुलर प्रैक्टिस से होगा क्या कि जो म्यूकस अंदर चिपक रहा है वो भी बाहर निकलने में मदद हो जाएगी, ठीक है। तो हमने बात करी मेडिसिन की, कुछ मेडिसिन दे सकते हैं, कुछ फॉर्म में नेबुलाइज ट्रीटमेंट या फिर इनहेलर्स की फॉर्म में भी ट्रीटमेंट पेशेंट्स को दिया जा सकता है। हालांकि कितना फायदा होगा कितना फायदा नहीं होगा, ये इंडिविजुअल केस टू केस बेसिस पे वेरी करता है। अगर मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर करूँ, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को एक हमारे YouTube चैनल पे लेके जा रहा हूँ। पिनाकिन जी, क्या मुझे परमिशन है? हेलो। ये सर प्लीज अब जी, ऑन कीजिए, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सर। तो मैं इसमें आप लोगों को सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे आप जा करके बहुत तरह की रिहैबिलिटेशन सीख सकते हैं। डॉक्टर अंकुश के नाम से या फिर लंगसुक के नाम से, लंगसुक बाय डॉक्टर अंकुश, ये जहाँ पे मेरा कर्सर जा रहा है, अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं, लंगसुक बाय डॉक्टर अंकुश के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। तो इस चैनल पे अगर आप जैसे वीडियोस में आते हैं, देखिए जैसे
हमें बहुत पसंद है कि रिहैबिलिटेशन पेशेंट का बहुत अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में अनफॉर्चुनेटली रिहैबिलिटेशन पे इतना ज्यादा जोर नहीं दिया जाता है, जबकि हमारे ना सिर्फ मोटर न्यूरॉन डिजीज के पेशेंट्स के लिए बल्कि हर एक तरह के पेशेंट के लिए रिहैबिलिटेशन बहुत बहुत जरूरी है। सबसे पहला वीडियो ये जो आपको दिख रहा है 12 स्टेप्स फॉर अ बेटर मेंटल हेल्थ, इसमें बहुत ही साधारण आपको मेंटल हेल्थ के स्टेप्स बताए हैं। जो भी आप लोग कर सकते हैं प्लीज करिए, बिकॉज मेंटल हेल्थ की भी इक्वल इंपॉर्टेंस देखी गई है सभी तरह के मरीजों के अंदर। अगर कुछ पेशेंट्स ऑक्सीजन डिपेंडेंट हैं हमारे, तो नेजल कैन्युला किस तरीके से लगाना है ये हमें देखना है, क्योंकि उसका भी लगाने का सही तरीका है। उससे और इम्पोर्टेंट वीडियोस पे आ जाते हैं। देखिए पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन, इस चैनल पे आपको पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। एक ये वीडियो है, हम इसके नीचे आते हैं, अगर आप देखेंगे तो रिहैबिलिटेशन रिलेटेड काफी वीडियोस हैं हमारे जो कि आपको मिल जाएंगे। एक ये वीडियो है रिहैबिलिटेशन रिलेटेड, बाकी नीचे इंसेंटिव स्पायरोमेट्री का वीडियो आपको मिल जाएगा, इनहेलर डिवाइसेस किस तरह से सही से यूज करते हैं वो आपको मिल जाएगा। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पे रेस्पिरेटरी बीमारियों के बारे में मिल जाएगी। और फिर भी अगर कोई हमारे व्यूअर ये चाहते हैं कि उन्हें कुछ अगर जानकारी लेनी है, प्लीज कभी भी फील फ्री हमारे से कांटेक्ट करने के लिए। तो अभी मैं शेयरिंग स्टॉप कर देता हूँ जी। तो रिहैबिलिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिहैबिलिटेशन सिर्फ फिजिकल रिहैबिलिटेशन नहीं है, जैसा हमने बोला आपको लंग्स की एक्सरसाइज जरूर करनी है, आपको सारी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस ट्रेनिंग करनी है, चेस्ट वॉल की मसल्स की, इनफैक्ट अपर लिम हाथों की मसल्स की एक्सरसाइज, लोअर लिम की मसल्स की एक्सरसाइज, जितना आप कर सकते हैं ग्रेजुअली धीरे 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 स्टार्ट करिए। हमारी एक पेशेंट थी बॉम्बे की, उन्होंने मुझे जब फर्स्ट टाइम कांटेक्ट किया था और जब 3 महीने बाद उन्होंने कांटेक्ट किया तो काफी अच्छे से एक्सरसाइज कर पा रही थी। तो हमने उनसे पूछा ऐसा कैसे कर पाए, तो उनका जवाब बहुत ही ज्यादा, मतलब आज तक दिल में बैठा हुआ जवाब है। वो कहते हैं डॉक्टर साहब आपका बच्चा है? मैंने कहा हाँ है। तो कहते हैं वो भाग लेता है? मैं कहा हाँ भाग लेता है। कहते हैं नहीं, भागने से पहले वो चला हो। मैं कहा हाँ चला था। कहते नहीं, चला नहीं था, चलने से पहले वो बैठना सीखा था। मैं कहा हाँ ठीक है बैठना सीखा। तो नहीं, बैठना नहीं सीखा था, पहले वो सहारे से बैठना सीखा। सो बेसिकली व्हाट शी मेंट इज, उनका मतलब सिर्फ कहने का ये था कि 1 स्टेप एट अ टाइम। आप आज जहां हैं बस वही है, धीरे धीरे विद रेगुलर प्रैक्टिस। हमें किसी से रेस नहीं लगानी, ये कोई रेस नहीं है, हमारी जर्नी अपनी खुद की है। 1 सिंगल स्टेप एट अ टाइम। पिनाकिन जी ने खुद बोला 2 साल पहले जब तक वो एक्सरसाइजेज इतनी नहीं कर रहे थे, वॉइस इतनी अच्छी नहीं थी, खांसी बहुत ज्यादा आती थी। तो यानी कि रिहैबिलिटेशन बहुत क्लियरली उनके लिए काम कर रहा है। आप सब पे भी रिहैबिलिटेशन बहुत ही कमाल का असर कर सकता है, प्लीज करिए। जितना हो सकता है रिहैबिलिटेशन की जानकारी हमसे ले लीजिए, हम कुछ वीडियोस आपको भेज देंगे, ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे लिंक शेयर किया है, फिर भी प्लीज हमें कांटेक्ट करिए, जितने लिंक्स मेरे पास है वो सब फॉरवर्ड कर दूँ। तो रिहैबिलिटेशन इज वेरी वेरी कोर। साथ में एक और चीज बहुत जरूरी है, दैट इज स्पूटम क्लियरेंस। बलगम जमा नहीं होगा तो इन्फेक्शंस नहीं होंगे। मोटर न्यूरॉन डिजीज वाले पेशेंट्स के लिए क्योंकि बलगम निकालने में दिक्कत होती है, तो ये पेशेंट्स बहुत प्रोन हो जाते हैं फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के लिए। कोई एक जो साधारण तौर पे इंसान है, अगर उसको एक गले का इन्फेक्शन हुआ वर्सेस एक एमएनडी अगर पेशेंट को होगा, तो उनके रिस्पॉन्स करने के तरीके में बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि बलगम निकालने में आप लोगों को थोड़ी मुश्किल हो रही है। तो इसके लिए ही रेगुलर चेस्ट फिजियोथेरेपी, रेगुलर आप एक्सरसाइजेस करते रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा एक और बहुत जरूरी बात, वैक्सीनेशन। क्योंकि अभी हमने बात करा कि हमारे पेशेंट्स को बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्फेक्टिव एग्जैजर्बेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्फेक्शन ज्यादा रहता है, तो उसकी प्रिवेंशन भी हमें चाहिए। जैसा हम हमेशा से सुनते आए हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कोविड का वैक्सीनेशन हम सब ने लगवाया होगा, आप में से मेजॉरिटी कोविड वैक्सीनेशन करवाया होगा। वो इसलिए करवाया है, इसलिए नहीं करवाया कि आपको कोविड ना हो, वो इसलिए करवाया जाता है कोई भी वैक्सीनेशन, ताकि अगर बीमारी होती है तो उसका सिवियरिटी
बहुत सिवियर ना हो, वो हमें माइल्ड फॉर्म ऑफ डिजीज होकर के रह जाए। तो अगर आप में से किसी ने भी कोविड का वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो प्लीज करवाइए, बिना झिझक के, बिना डर के करवाइए। सेकेंड चीज, इसके अलावा कोविड वैक्सीनेशन के अलावा और भी वैक्सीनेशन हैं जो कि आप लोगों के लिए जरूरी है, वो है फ्लू और निमोनिया के वैक्सीन। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो कि साल में एक बार आपको जरूर लगाना है। इसके अलावा निमोनिया के 2 प्रकार के वैक्सीन आते हैं। पहले वैक्सीन का नाम है PCV13। PCV13 आपको जिंदगी में एक बार लगवाना है। जब PCV13 लग जाएगा, इसके 3 महीने का गैप रखना पड़ता है। निमोनिया का एक दूसरे प्रकार का वैक्सीन आता है जिसे कहते हैं PPSV23। पहले वाले वैक्सीन का नाम है PCV13। दूसरा वैक्सीन जो जिंदगी में एक ही बार लगेगा, दूसरा वैक्सीन है निमोनिया का PPSV23। पहला वैक्सीन लगने के 3 महीने के बाद इसको लगाना होता है, और ये दूसरे वाला निमोनिया का वैक्सीन ये 5-5 साल में एक बार लगता है। इससे ज्यादा फ्रीक्वेंटली लगवाने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत बार ऐसा हमने देखा है कि निमोनिया के वैक्सीन भी लोगों को साल साल में रिकमेंड करे जा रहे हैं, बट वो यूजफुल नहीं है। उसके लिए हमारे पास इनफ साइंटिफिक डेटा नहीं है। जितना साइंटिफिक चीजें हैं उसी को डिस्कस करेंगे। तो यानी कि फ्लू वैक्सीनेशन साल में एक बार जरूर लगवाएं। निमोनिया का फर्स्ट टाइप ऑफ वैक्सीन यानी कि PCV13 वैक्सीन जिंदगी में एक बार जरूर लगवाएं। PCV13 लगाने के 3 महीने के बाद इंतजार करिए। 3 महीने बाद PPSV23 यानी कि न्यूमोवैक्स के नाम से जो वैक्सीन आता है वो 5 साल में एक बार जरूर लगवाएं। कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि सर हमने तो पहले PPSV23 लगवा लिया, यानी कि न्यूमोवैक्स हमने पहले लगवा लिया है क्योंकि हमें PCV13 का जानकारी नहीं था, तो अब कितना गैप रखना है। तब अगर इस सिनेरियो में किसी ने न्यूमोवैक्स यानी कि PPSV23 पहले लगा लिया है तो हमें 1 साल रुकना पड़ेगा। 1 साल के बाद फिर आप PCV13 लगवा, क्योंकि इम्यून सिस्टम, इम्यून रिस्पॉन्स का फर्क होता है। इसलिए अगर पहले PCV13 लगा रहे हैं तो आप 3 महीने के बाद PPSV23 लगवा सकते हैं। अगर इसका उल्टा बाय चांस हुआ है, किसी ने 23 वाला वैक्सीन अगर पहले लगा लिया है तो फिर वो 1 साल रुक करके PCV13 ले सकता है। जी, तो मेरी तरफ से ये बहुत मेन जानकारी है सर। अगर किसी के कोई सवाल है तो प्लीज मैं जरूर उनका जवाब देना चाहूंगा। करेक्ट सर। अभी सबसे पहली बात सर, लेट मी स्टार्ट विद द क्वेश्चन, व्हाट इज द अटमोस्ट केयर? मैं लंग्स को सूख रखने के लिए अटमोस्ट केयर क्या करना है? लंग्स को देखिए, अटमोस्ट केयर से यहाँ पे वही चीज है जो कि हमने डिस्कस करी। सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए जो रहता है वो है रिहैबिलिटेशन। करेक्ट। रिहैबिलिटेशन सुनने में एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन इसमें क्या क्या आता है। फिजिकल रिहैबिलिटेशन यानी कि आपको लंग्स की एक्सरसाइज करनी है, आपको अपर बॉडी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी है जिसकी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस दोनों की ट्रेनिंग होगी। डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आप करिए, ये सब आपके फिजियोथेरेपिस्ट ट्रेंड होते हैं इन चीजों के लिए, वो आपको गाइड करेंगे। डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। पर्स स्लिप ब्रीदिंग, नाक से सांस लीजिए, मुंह से सीटी की तरह छोड़िए। एक कॉमन सा चीज आप ऑब्जर्व करेंगे कि जब आप मुंह से सीटी बना के छोड़ेंगे आप लंबा ब्रेथ छोड़ पा रहे हैं। लंबा ब्रेथ छोड़ने का फायदा ये होता है, इमीडिएटली बॉडी के अंदर ये ऑक्सीजन राइज करेगा। जब आप इसे लगातार करते रहेंगे तो विद इन 2 to 3 मिनट्स आप देखेंगे कि ऑक्सीजन राइज होने लग गया है। साथ में ये बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को नेचुरली निकालने में मदद करता है। ठीक है, तो ये सब रिहैबिलिटेशन का पार्ट है। तो अभी हमने बात करा लंग्स के लिए एक्सरसाइजेस, पर्स स्लिप ब्रीदिंग, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस ट्रेनिंग, अपर लिम्ब लोअर लिम्ब दोनों के आपको एक्सरसाइजेस करनी है। कुछ लोगों का ये मानना है सर लोअर लिम्ब से क्या लेना देना, लोअर लिम्स तो हमारे रेस्पिरेटरी को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल करते हैं, आप करके देखिए। जब आप करेंगे आपकी बॉडी के अंदर बहुत तरह के बदलाव आते हैं जब भी आप कोई एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, तो लोअर लिम्स की ट्रेनिंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट रहती है। इसके अलावा जैसा कि आपने पहले भी बोला, वॉइस ट्रेनिंग, वॉइस ट्रेनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वोकल कॉर्ड्स जो है, वोकल कॉर्ड्स के आसपास भी सारा मस्कुलेचर है। वोकल कॉर्ड अगर किसी का पैरालिसिस में जाना स्टार्ट हो भी जाए तो भी
विद रेगुलर वोकल ट्रेनिंग वो डिले किया जा सकता है, क्योंकि आप जब स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे आपकी सर्वाइकल, आपकी नेक की मसल्स की, तो आपको बहुत आसानी होगी। ये बात हो गई सारे फिजिकल रिहैबिलिटेशन। दूसरी चीज हमने लंग्स के केयर के लिए ध्यान करी है, वो है हमारा वैक्सीनेशन। ये भी रिहैबिलिटेशन का ही पार्ट है। जितना हमने वैक्सीनेशन डिस्कस किया, जितने वैक्सीनेशन डिस्कस किए, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ योर रिहैबिलिटेशन। The third and most important part about rehabilitation is mental rehabilitation. जैसा कि देखिए कोविड के अंदर ही आप एक तौर पे एग्जांपल लेकर के चलते हैं, हम एमएनडी की बात ही नहीं कर रहे। कोविड के अंदर भले चंगे इंसान जो घर के अंदर बंद थे, घर के बाहर नहीं जा सकते, साइंटिफिक डाटा लैंसेट का भी कहता है, हमारे अमेरिकन कलीग्स हैं, इंडियन कलीग्स हैं, जितने साइकेट्रिस्ट हैं, कहते हैं साइकेट्रिक डिजीजेस हैव ऑलमोस्ट डबल्ड, दुगनी से ज्यादा हो गई हैं आफ्टर कोविड एपिसोड। क्यों? क्योंकि लोग अपनी मेंटल स्ट्रेंथ का ध्यान नहीं रखते। तो आप लोग अगर एक चीज से चैलेंज्ड हैं, तो आपको अपनी मेंटल हेल्थ का और ज्यादा ध्यान रखना है। और एक कमाल की बात है, जो लोग मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हैं ना, उनके अंदर कोई भी बीमारी ज्यादा उनको इम्पैक्ट नहीं करती। उनकी रिकवरी, उनका कोर्स ऑफ लाइफ, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ हमेशा बेटर होता है। आप सब ने अभी एक पिक्चर बहुत रिसेंटली रिलीज हुई है, मैं चाहूंगा आप सब लोग देखिए। मैंने देखी, मुझे बहुत इंस्पायरिंग मूवी लगी, सलाम वेंकी। Z5 पे काजोल और एक एक्टर हैं उनकी आई, जिसमें आमिर खान का भी एक छोटा सा रोल है। सलाम वेंकी जरूर देखिए। जो हम बात यहाँ पे कर रहे हैं माइंडसेट, माइंडसेट क्या रोल प्ले करता है। जितना भी वक्त हमारे पास है, जितना भी वक्त हमारे पास है, हम आगे आने वाली दुनिया के लिए क्या मैसेज छोड़ करके जा रहे हैं। मैं अगर आज चला भी जाऊं, मैंने एक YouTube लेगेसी क्रिएट करी है। मैंने एक लोगों के लिए सर्विस का एक माध्यम तैयार किया है, जो कि मेरे जाने के बाद भी हमेशा रहे। हमारा माइंडसेट क्या है? जैसा मैंने बोला, 2017 में मैं एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज से इम्पैक्टेड था। आई वॉज बेड रिडन, मैं बेड से हिल नहीं पाता था। मेरे मदर मुझे कैरी करते थे, मतलब हमारे घर, मतलब रूम से लेकर के आप समझिए वॉशरूम तक भी एक 34-35 ईयर्स का लड़का जा नहीं सकता है, उसकी माँ को उसको कैरी करना पड़ता है, बिकॉज लेफ्ट पैर में बिल्कुल ताकत नहीं थी। मोटर न्यूरॉन डिजीज की बीमारी नहीं थी, वो बीमारी कुछ और थी। लेकिन जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि माइंडसेट हमें कहाँ से कहाँ ले जा सकता है। माइंडसेट की ही वजह से स्टीफन हॉकिंग इतने साल इस बीमारी के साथ रहे और हमें बहुत ही कमाल का एक लिविंग लेजेंड थे। ऐसे ही एक और इंसान जिनका नाम आप लोग नहीं जानते होंगे, डॉक्टर मिल्टन एरिक्सन। डॉक्टर मिल्टन एरिक्सन बहुत ही फेमस हैं इन द वर्ल्ड ऑफ हिप्नोथेरेपी। अभी तो वो एक्सपायर्ड हैं, अभी यहाँ पे हमारे साथ नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनको पोलियो हुआ था। उनको बचपन में पोलियो हुआ और उनको उनकी उनकी मदर को डॉक्टर ने बोला कि आपका बच्चा कल का सूरज कल सुबह तक नहीं जिंदा रह पाएगा। एंड मिल्टन वाज हियरिंग ऑल दिस। पैरालाइज्ड है पोलियो से, क्योंकि रेस्पिरेटरी मसल्स पैरालाइज्ड है। तो मिल्टन ने अपने लिए एक छोटा सा टास्क रखा। डॉक्टर ने बोला है सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा, तो मुझे सुबह का सूरज तो देखना है, बाद में क्या होगा देखिए। दिस वाज हिज ओनली कमांड टू हिज डीपेस्ट सेल्फ, डीपेस्ट अनकॉन्शियस। अगर टाइम हमें परमिट करता है तो हम एक छोटा सा माइंड का एक्सरसाइज करेंगे, जैसा मैंने पिनाकिन जी से कल बोला था। उम्मीद करता हूँ उससे आप सब लोगों को बहुत फायदा होगा। तो डॉक्टर मिल्टन एरिक्सन ने, उस टाइम वो डॉक्टर नहीं थे, उन्होंने एक छोटा सा कमांड अपने ब्रेन को दिया, माइंड को दिया इंडीड, कि मुझे कल का सूरज तो देखना है। एंड टू हिज सरप्राइज ही वोक अप, ही वाज अलाइव। डॉक्टर्स भी सरप्राइज थे। तो इन्होंने बोला कि चलो वन डे एट अ टाइम, 24 घंटे और 24 घंटे और। एंड उसके बाद ही डाइड एट द एज ऑफ 73 ईयर्स। ये जो बात हम आपको बता रहे हैं, ये तब की है जब ही वॉज ओनली 8 और 9 ईयर्स ओल्ड। तब से लेकर के उनको लाइफ में एटलीस्ट 3 टाइम्स पोलियो अटैक्स आए। एक टाइम ऐसा था ही वॉज व्हील चेयर डिपेंडेंट। आप यूट्यूब पे उनकी वीडियोस देखिए, आपको उनकी वॉइस की टोनैलिटी उनकी लेटर एजेस के अंदर बाद में समझ में भी नहीं आई।
ही इज व्हील चेयर स्ट्रिकन। यूट्यूब पे वीडियोस हैं। हिप्नोथेरेपी में ही इज द फादर ऑफ हिप्नोथेरेपी। उन्होंने साइकोलॉजी की पूरी फील्ड को पूरी तरह टर्न अराउंड कर दिया, 360 डिग्रीज टर्न अराउंड। इतने कमाल के लेजेंडरी इंसान थे वो, माइंड पावर क्या होती है। उन्हें पोलियो का अटैक आया, पैरालाइज हो जाते थे, तो उनकी स्टोरीज ही बहुत कमाल की हैं। तो बाहर एक दिन बैठे बैठे कमरे के अंदर व्हील चेयर डिपेंडेंट थे, एंड व्हाट ही ऑब्जर्व फ्रॉम हिज विंडो, अपनी विंडो से उन्होंने देखा कि बाहर बारिश हो रही है, बाहर बारिश हो रही है। एंड उन्होंने क्या देखा कि जो बारिश हो रही है उसमें पेड़ पौधे बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे हैं और बच्चे खेल रहे हैं। और इससे उनके अंदर एक इंक्विजिटिवनेस, एक उनके अंदर एक मन हुआ कि यार मुझे भी बाहर जाके खेलना है, आई विश कि मैं भी जा पाता। और ये बहुत ही इनर, बहुत ही कोर डिजायर था। तो इससे उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि उनकी थाई की एक मसल में हल्का सा ट्विच आया, अभी तक पैरालाइज्ड है, हिल नहीं पाते, हल्का सा ट्विच आया। इसी को उन्होंने एक एज अ स्टेपिंग स्टोन देखा, जैसा हमने बोला वन स्टेप एट अ टाइम। इसी को उन्होंने एज अ स्टेपिंग स्टोन देखा, और उन्होंने बोला कि अगर एक सिग्निफिकेंट इनर डिजायर से मेरी बॉडी का एक छोटा सा मसल हिल सकता है, तो हो सकता है कि इसके रेगुलर प्रैक्टिस से मेरे पूरे पैरों में ताकत वापस आए। एंड ट्रस्ट मी, ही वॉक्ड अगेन, फिर से चले वो, विद रेगुलर प्रैक्टिस। इट टुक हिम 3 इयर्स, 3 साल लगे उन्हें। बट एक मसल छोटे छोटे ट्विचेस से वो मैक्रो मूवमेंट्स बनते गए। माइंडसेट, आपका बिलीफ कैसा है, आप क्या बिलीफ रख रहे हैं, उसी बिलीफ की वजह से आज मैं जिंदा हूं। मुझे भी डॉक्टर्स ने बोला था डॉक्टर साहब 6 महीने जिंदा रह पाए, 6 months इज व्हाट यू हैव टू लिव। दवाइयाँ काम करती हैं तो आप सरवाइव करेंगे, दवाइयाँ नहीं काम करती हैं तो मे बी यू वोंट सरवाइव। एंड जो मेरी बीमारी थी, 50-50 चांसेस होते हैं, आज भी अनफॉर्चुनेटली हम पेशेंट्स लूज करते हैं। बट माइंड सेट, जैसा पिनाकिन जी ने बोला, स्टीफन हॉकिंग का रिकॉर्ड तो मैं ही तोड़ूंगा, इंडीड तोड़ेंगे। माइंड सेट। इसलिए मेंटल रिहैबिलिटेशन, हम रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं, मेंटल रिहैबिलिटेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मेडिटेशन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, स्मॉल थोड़ी बहुत ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। एक और बहुत ही कमाल का एक्टिविटी होता है जिसे हम कहते हैं गुड थिंग्स जर्नल। तो आज से जर्नल चाहे तो अगर लिख पाते हैं तो लिखिए, रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी आवाज में तो रिकॉर्ड करिए। 5 गुड थिंग्स। रात को सोने से पहले हमें हमारे डीपर माइंड को, अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड को प्राइम करना है, उसे इस तरह की इंफॉर्मेशन फीड करनी है जिससे वो आपकी हीलिंग में हेल्प करे। क्या करेंगे आप? अगर लिख सकते हैं तो लिखिए, रिकॉर्ड कर सकते हैं तो रिकॉर्ड करिए। आज के दिन की 5 अच्छी बातें, ये आप आज आज से ही आज सब ये स्टार्ट करिए। मेरा बहुत सिंसियर रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के आप सबसे, कि इसका मैजिक आप देखेंगे अपनी लाइफ में। आज के दिन की 5 अच्छी बातें आप लिखिए या रिकॉर्ड करिए। ये आपकी सोने से पहले लास्ट एक्टिविटी होनी चाहिए, सिर्फ इतनी सी कंडीशन। सोने से पहले लास्ट एक्टिविटी दिन की ये होनी चाहिए कि 5 अच्छी बातें लिखनी है आपने या रिकॉर्ड करनी है। और इसको लिखने या रिकॉर्ड करने के बाद या तो आप पढ़ेंगे या फिर आप सुनेंगे, और बस फिर सो जाएंगे। अच्छी बातों में कुछ भी आ सकता है। आज पिनाकिन जी ने एक बहुत ही कमाल की मीटिंग ऑर्गेनाइज करी, आज खाने का टेस्ट अच्छा था, आज थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे हैं कल से, किसी के साथ खेले, किसी के साथ बात करें, कुछ भी रैंडम चीज। आज के दिन की अच्छी बात है। शुरुआत में हो सकता है हमें ढूंढने में कि क्या अच्छी बात हुई है आज, अजीब लगे। लेकिन एक टाइम था जब मेरा माइंडसेट, जो मेरे ट्रेनर्स थे, मेरे मेंटोर्स थे, उन्होंने बहुत ही कमाल कमाल की बातें बताई। अगर आज सुबह मैं जिंदा उठा हूँ तो क्या ये कमाल की बात नहीं है? क्योंकि मोर देन 10 लाख पीपल, रोज 10 लाख लोग रात के बाद सुबह नहीं देख पाते। तो मैं उठा हूं तो जरूर कोई बहुत ही बड़ी ताकत है जो कि मुझसे कुछ मेजर काम करवाना चाहती है। कितनी कमाल की बात है। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मेरे साथ में मेरे बच्चे को देख लेता हूँ, अरे वाह मेरा बच्चा भी उठ गया। सुनने में जितना फनी लगेगा ये उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे वाह मेरी वाइफ भी अच्छी है, शी इज ऑल्सो अलाइव। फिर नीचे चला जाता हूँ, अपने पेरेंट्स को देख लेता हूँ, अपने भैया को देख लेता हूँ, उनके बच्चों को देख लेता हूँ, बाहर का वेदर देख लेता हूँ। मतलब बहुत कुछ है ऑब्जर्व करने जाए।
वो लिखिए, उसे लिखिए या मतलब रिकॉर्ड करिए, और ये लास्ट एक्टिविटी प्लीज आपके दिन का होना चाहिए, और करके सो जाइए। विद इन फ्यू डेज आप देखेंगे आपके माइंडसेट में कमाल का चेंज आना। जो साइकेट्रिक मेडिकेशंस भी फायदा नहीं कर सकती, उससे भी ज्यादा इम्पैक्ट ये सिंगल एक्टिविटी कर सकती है। तो मेंटल रिहैबिलिटेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। तो फिजिकल रिहैबिलिटेशन, मेंटल रिहैबिलिटेशन, एंड सेकेंड एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज वैक्सीनेशन। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज पे आते हैं जो कि मोटर न्यूरॉन डिजीज या किसी भी पेशेंट के लिए बहुत जरूरी होती है, दैट इज सोशल रिहैबिलिटेशन। खुद को एक एक चार दीवारी में कन्फाइन मत करिए। आपको अपने आप को दुनिया के स्टैंडर्ड्स पे इक्वल रखना है। आप उतने ही कैपेबल हैं। आज इस छोटे से लैपटॉप के अंदर पूरी वर्ल्ड है। खुद को, ह्यूमन बीइंग सोशल एनिमल्स है। हम अकेलेपन के लिए नहीं बने, हम बने हैं लोगों के साथ रहने के लिए। तो सोशल रिहैबिलिटेशन बहुत जरूरी है। खुद को सोसाइटी के साथ मिक्स करते रहिए। बहुत सारे अच्छे लोग हैं बाहर, बहुत सारे। ये भी एक हमारा मिथ रहता है कि बाहर लोग अच्छे नहीं हैं, या फिर हमें किस तरह से एक्सेप्ट करेंगे। मैं जब चल नहीं पाता था तो मुझे भी सोशल रिहैबिलिटेशन के लिए बोला गया था। तो मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, क्योंकि वहां पे लोग मेरी जान पहचान के थे। मुझे पता है मैं काम नहीं कर पाऊंगा ज्यादा, आई वॉज नॉट इन दैट फिजिकल और मेंटल स्टेट कि मैं काम कर पाऊँ। बट मैं सरप्राइज था वहां पे लोगों का कॉपरेशन देख के। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 20 लोगों का डिपार्टमेंट है जहाँ पे मैं एक एज अ 21वां आउटसाइडर जा रहा हूँ, और वो 20 के 20 ये चीज इंश्योर करते थे क्या आज का दिन अंकुश का कंफर्टेबल बीता कि नहीं बीता। तो हमारे बहुत सारे मिथ्स होते हैं। जब तक हम बाहर के लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते तब तक हमारे मिथ होते हैं कि बाहर की दुनिया पता नहीं हमें एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, बाहर के लोग अच्छे नहीं हैं, या फिर हम उनके जैसे नहीं है। इस तरह के सब मिथ्स हैं, सब इनर बिलीव्स हैं जो कि टोटली टोटली बेसलेस है। किसी के बारे में बात करके ही, किसी से बात करके ही आपको पता लगेगा कि वो इंसान कितना अच्छा है। एंड ट्रस्ट मी, आज की डेट में भी मेजॉरिटी लोग अच्छे हैं। सोशल रिहैबिलिटेशन बहुत जरूरी है। किसी ना किसी तरीके से लोगों से मिलते रहिए, हंसिए, हंसाइए, लाफ्टर क्लब ज्वाइन करिए, बहुत जरूरी है। तो सोशल रिहैबिलिटेशन ना सिर्फ मिलना है, खुद को आप किसी ना किसी तरीके से एम्प्लॉय कर सकते हैं। किसी और पे डिपेंडेंस नहीं चाहिए। जितना आप सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे उतनी ही अच्छी आपकी रिहैबिलिटेशन। ठीक है पिनाकिन जी, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए। ओके सर, तो मेरा जर्नलिंग रेडी है। आज मैंने अंकुश जी को देखा, और अंकुश जी के पास मुझे बॉडी सुख मिला, आंखों का सुख मिला, माइंड का सुख मिला, दिल का सुख मिला, और सोल का सुख मिला। ये 5 चीजें मेरी हो गई सर। सर इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा पिनाकिन जी, कोई भी इवेंट को थोड़ा सा हमें डिस्क्राइब करना होगा। जैसे 5 पॉइंट हम लिखेंगे ना, तो एक लाइन का पॉइंट ना हो, उसे 3-4 लाइन में डिस्क्राइब करिए। जब भी आप डिस्क्राइब करेंगे ना, हमारा माइंड 3 तरीके से ऑपरेट करता है। विजुअल सेंसेस में ऑपरेट करता है, ऑडिटरी में ऑपरेट करता है, और किनेस्थेटिक। किनेस्थेटिक मतलब फीलिंग्स उसके अंदर आती है। जितनी अच्छी फीलिंग्स, जितनी अच्छी बातें याद आएंगी, जितनी अच्छी इमेजेस याद आएंगी, उतनी ही अच्छी डीपर सेल्फ की हीलिंग हो जाएगी, उतने अच्छे हॉर्मोन्स निकलेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है जी। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। Thank you. I would like to invite Dr. Shika ma'am. एक मिनट मैम, I'll give you an option to unmute. हाँ अनम्यूट हुआ। Yes Can ma'am. you hear me? Welcome ma'am. Yeah, loud and clear. ओके, नमस्ते डॉक्टर अंकुश। जी मैम। मैं एक्चुअली आई हैव डन MBBS फ्रॉम जबलपुर मेडिकल कॉलेज, and post that I have done PGD YTD, that is postgraduate diploma in yoga therapy for doctors from S Vyasa, Bangalore. Amazing.
So actually, I'm into integrative medicine and yoga therapy. So just today only, actually, Mr. Pinakin ji told me if you can come and take some session for our participants. So exactly this is what I was planning to take on Monday, what you were telling just now, like something about sectional breathing, diaphragmatic breathing, true. thoracic breathing, clavicular breathing, and then full yogic breathing, plus like you were telling about sputum and all. So how we teach in yoga, the resonance hona chahiye, that is onkar chanting, makar chanting and all those things. Then you were talking about stress and all. So yes, I'll be teaching them some few simple pranayamas which immediately reduce our stress hormones. So yeah, and then you also spoke about voice training. So yes, I'm going to talk to them about some Ujjayi Pranayama and then Brahmari, which are all these to strengthen our throat, actually, voice box. So this is what I have planned to conduct this session for them on Monday itself. हाँ, तो आप इनके लिए जो है प्रैक्टिकल करवाएंगे तो इन लोगों को और ज्यादा वो अप्लाइड बहुत अच्छा हो जाएगा. Yes, exactly. This is what मतलब whole list I had planned today. Just now he spoke to me and he told कि आप आ जाइए, pulmonologist आने वाले हैं. हाँ जी. तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलो आ जाते हैं. तो I am into all these things actually. जी मैम, योगा I do integrate. Actually, I do integrate allopathy and yoga, both the things. I take help of specialists and super specialists. जी. And then I introduce. हमारी प्रैक्टिस में जैसे पल्मोनरी की प्रैक्टिस में we do like integrated therapy only because हर एक पेशेंट को, जैसा मैंने बोला, लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं आज अगर यहाँ बैठा हूँ, अगर अलाइव बैठा हूँ, तो इसमें योगा का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें मेडिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, डाइटरी रिफॉर्म में जो डाइट हम चेंज करते हैं उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, हिप्नोथेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, बिहेवियरल साइंसेस, एंडलेस है, एक्यूपंक्चर, एक्यूथेरेपी, सब कुछ. अगर बैठा हूँ तो हर एक किसी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो जरूर इनको बहुत फायदा होगा जैसे आप इनको योगा के बारे में और yes, yoga, lifestyle, everything I do take sessions. So I just thought कि चलो मंडे को पहले यही सब मैंने प्लान किया था जो आज आप बोल रहे हैं, एक्चुअली वही सब मैं इनको इंट्रोड्यूस करने वाली थी. एंड इफ दे वांट देन अगेन आई हैव लाइक पूरे सेशंस होते हैं मेरे, तो स्लीप पे, लाइफस्टाइल पे, डाइट पे, देन exercise, then stress पे again 6 sessions, 12 sessions in fact, all workshops I take. So yes, so बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके कि आप जो उनको बता रहे हैं मैं प्रैक्टिकली उनको बताने वाली हूँ अभी मंडे को. बहुत अच्छा रहेगा. थैंक यू डॉक्टर शिखा मैम. आपका मंडे बुक है, अभी आपको कहीं नहीं जाना है. यस यस. एंड डॉक्टर अंकुश, मुझे आपका फोन नंबर भी भेज दीजिएगा. हाँ मैम प्लीज, सभी लोग टाइप लिख सकते हैं. 9958 25 3661 995825 3661 जी. फिर भी गूगल पे लंगसुख करके टाइप करेंगे, LUNGSUKH, लंगसुख, तो सारा इंफॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल है. ओके ओके. हमारे लंग्स के लिए जो सुखी भव है वो डॉक्टर अंकुश जी हैं. ओके, थैंक यू शिखा मैम. वी विल सी यू ऑन मंडे. ओके ओके. नाउ डॉक्टर अंकुश, एक और दवाइयाँ हैं जो हम रेगुलर बातें करते हैं हमारे ग्रुप में, उसका नाम है N-acetylcysteine. जी. तो देखिए, N-acetylcysteine एक म्यूकोलिटिक है. म्यूकोलिटिक क्या होता है? जो भी बलगम को पतला करके उसके रेशे को बारीक करके आपको बाहर निकालने में मदद करे. जैसा हमने बोला कि मरीजों में अक्सर MND पेशेंट्स के अंदर बलगम जमा हो रहा है और क्योंकि मस्कुलेचर वीक है तो वो उसको बाहर नहीं निकाल पा रहे. तो N-acetylcysteine जो है आपको मदद कर सकता है उसी बलगम को बाहर निकालने में. लेकिन यहाँ पे मैं एक कॉशन देना चाहूंगा विद N-acetylcysteine. जितना अच्छा ये दवाई है, इसके 1-2 साइड इफेक्ट्स हैं जो कि आपको जरूर ध्यान में रखने हैं. अगर आपको इनमें से कुछ हो रहा है तो प्लीज अपने केयर टेकर प्रोवाइडर से, अपने डॉक्टर से बात करिए. कुछ पेशेंट्स में N-acetylcysteine जो है वो ब्रोंकोस्पाज्म कर सकता है. ब्रोंकोस्पाज्म का मतलब सांस की नलकियों में पिचकन लेके आ सकता है. तो जहां बहुत सारे पेशेंट्स को इससे फायदा हो रहा होता है, कुछ पेशेंट्स कहते हैं
हमें ऐसा लगता है कि सांस की नल की चोक हो रही है, ये सबसे कॉमन कंप्लेंट पेशेंट की रहती है जो इसको टॉलरेट नहीं कर रहे। तो ब्रोंकोस्पाज्म एक इसका साइड इफेक्ट रह सकता है। सेकेंड चीज, किसी किसी मरीज में ये दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज कर सकता है। तो ये चीजें ध्यान में रखनी। ओके, थैंक यू फॉर दैट इंफॉर्मेशन डॉक्टर। हमें अच्छा लगा क्योंकि हम रेगुलर ये हमारे ग्रुप में बताते रहते हैं। जी ओके, और अभी मैं क्वेश्चन एंड आंसर लेना चाहता हूँ। हाँ जी, सबसे पहले अरिजीत अंकल, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, एक सेकंड। Yes, Doctor Saab, thank you very much for your advice and guidance. जी सर। जो आपने वैक्सीनेशन के बारे में बताया, एक PCV13 हाँ जी और एक है PPSV23, तो जी। हमने एक्चुअली लास्ट ईयर PCV13 तो लिया था, ठीक है सर। लेकिन वो PPSV23 नहीं लिया, वो किसी ने गाइड भी नहीं किया। हाँ, कोई तो बात वो नहीं। आप अब ले सकते हैं। हाँ जी, ले सकते हैं। लास्ट ईयर आपने लिया था तो बस 3 महीने का हमें गैप चाहिए, जैसा हमने बात किया। PCV13 अभी 1 साल हो गया तो मतलब लिए हाँ हाँ, हुए। ले सकते हैं सर। PCV13 लेने के 3 महीने के बाद आप कभी भी PPSV23 ले सकते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक जी। यू। Okay, doctor, can we take the question from the chat? हाँ हाँ बिल्कुल, प्लीज लीजिए। अपना अभी सपना मैम ने लिखा हुआ है, क्लेविकुलर मसाज विल हेल्प। मैंने पढ़ा ये क्लैविकुलर मसाज के बारे में। मैं जानना चाहूंगा इसका मतलब क्या है। क्लैविकुलर मसाज मींस, सपियोला जी जो भी नाम है मैम का, उनसे पूछ लेते हैं क्लैविकुलर मसाज से मतलब क्या है। क्लैविकल एक बोन होती है, कॉलर बोन जैसे ये है, इसको क्लैविकल कहते हैं। तो क्लैविकुलर मसाज से क्या मतलब है, मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा मैम से। Okay, I basically she will type and वो chat में type कर लेगी। तब तक I will take the second question. जी Any breathing exercise for tracheostomy patient, जिनको ठीक है। tracheostomy हुआ है। जी 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 जी। तो देखिए, ट्रेकियोस्टमी पेशेंट के लिए एक चीज बहुत जरूरी है कि वो सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जैसे एक नॉर्मल पेशेंट जो है माउथ से करेगा, ट्रेकियोस्टमी पेशेंट थ्रू ट्रेकियोस्टमी करेगा, जितना पेशेंट कर सकता है। ट्रेकियोस्टमी अक्सर तब करी जाती है जब पेशेंट का वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग बहुत कम हो चुका है। तो पेशेंट खुद से हो सकता है बहुत ज्यादा एक्सरसाइजेस ना कर पाए, यानी कि एक्टिवली वो नहीं कर पा रहा। तो इसमें रोल आता है केयर टेकर प्रोवाइडर का। जो भी उनके केयर टेकर प्रोवाइडर है, वो पैसिवली वही सारी एक्सरसाइजेस उनसे करवाएं। अपर लिम्ब ट्रेनिंग करवाएं, लोअर लिम्ब ट्रेनिंग उनकी करवाएं, चेस्ट फिजियोथेरेपी जैसे हमने परकशन की बात करा वो सब करवाएं उनसे। रेगुलर उनका जो है ट्रेकियोस्टमी के जरिए सिक्रीशंस जो अंदर बन रहे हैं उनको सक्शन कर। तो ये कॉमन सी चीज है। या फिर स्टीम भी आप दे सकते हैं ट्रेकियोस्टमी के जरिए। कुछ कुछ सेंटर्स पे जहाँ पे स्पेशलाइज होता है वहां पे हम ट्रेकियोस्टमी के जरिए एनेसेटाइल सिस्टीन भी कभी कभी डालते हैं, ताकि बलगम जो है वो अंदर लिक्विफाई होता रहे। तो ये चीजें कर सकते हैं। अगर पेशेंट एक्टिव है, पेशेंट खुद से वॉलंटरी कंट्रोल अभी तक है पेशेंट का, तो फिर वो खुद से ही वो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। Hi doctor, my name जी is Surbi and मेरे भाई को MND and he has tracheostomy. जी मैम। तो बेसिकली अभी उसका कंडीशन ऐसा है कि वो पूरा tracheostomy ब्लॉक करके भी he can speak, he can eat, everything he can do. Amazing. But the thing is that कि करने में वो बहुत जल्दी थक जाता है। बिल्कुल सही बात है मैम। मैम बेबी स्टेप्स, टेक बेबी स्टेप्स। मैं ये बहुत कॉमनली एक मिस्टेक हमारे बहुत सारे पेशेंट्स करते हैं, नॉट ओनली MND पेशेंट्स। मैंने अगर किसी वीडियो में बोला हुआ है 10 सेट्स करने हैं किसी एक्सरसाइज की, वो टारगेट रखते हैं 10। नहीं, आप 1 से स्टार्ट करिए। आपका किसी भी पेशेंट को थकाना टारगेट नहीं है, इट इज टू ब्रिंग इन टू अ रेगुलर प्रैक्टिस। समझिए मैंने 5 एक्सरसाइज बताई,
आप कोशिश करिए कि आप 5 कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक बार करो, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। आप एक हफ्ते के लिए एक ही बार करो। नेक्स्ट हफ्ते आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि आप में 2 बार करने की ताकत आ चुकी है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मिनिएचर गेन्स या फिर लॉ ऑफ कंपाउंडिंग। लाइफ में सब जगह काम करता है। 3 महीने के अंदर आप देखेंगे कि अगर आप हल्का हल्का मिनिएचर स्टेप बढ़ाते जा रहे हैं, बहुत स्मॉल स्टेप, 3 महीने के अंदर अंदर आप फुल ब्लोन एक्सरसाइजेस कर पा रहे होंगे 10-10 के सेट वाले, और उसी का इम्पैक्ट बहुत अच्छा आता जाएगा। इसका बिल्कुल काउंटर करते हैं एक पेशेंट जो कि स्टार्टिंग से ही ज्यादा एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहा है, वो थक जाएगा, वो नहीं कर पाएगा, मसल्स में वो स्ट्रेंथ ही नहीं है। इससे क्या होगा? डीमोटिवेशन, वो करेगा ही नहीं। 3 महीने बाद भी वो वहीं पे है जहां पे वो पहले था, वो करेगा ही नहीं। any try that I can do? अभी फिलहाल पहले वो वेंटिलेटर पे था for whole day, हाँ, but अभी वो सिर्फ सोने के लिए ही वेंटिलेटर यूज करता है, ओके, and he actually वेंटिलेटर से भी वो बाईपैप पे आ गया है। अमेजिंग। बट आई नीड समथिंग सम हेल्प कि ऐसा मैं क्या और इसके लिए कर सकती हूँ कि मैं एटलीस्ट वेंटिलेटर हटा दूँ। इवन ट्रैकोस्टोमी विल टेक लॉन्ग, बट एटलीस्ट वेंटिलेटर हटाने के लिए मैं क्या करूँ? देखिए ये ना बहुत ही ज्यादा केस बेस्ड डिस्कशन हो जाएगा, हाँ, बहुत सारी चीजें इसके अंदर होंगी, तो बेटर रहेगा कि डायरेक्टली किसी की अंडर गाइडेंस ये। आप रहते कहाँ पे हैं? मुंबई। मुंबई में रहते हैं तो मेरे को आप एक मैसेज ड्रॉप करिए, मैं आपको एक हमारे कार्डियोपल्मोनरी रिहैब स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर Okay. सेजन, उनका Okay. नंबर दूंगा, आप उनसे कांटेक्ट करिए, या तो वो या फिर उनकी टीम का कोई ना कोई ये रिहैबिलिटेशन कोऑर्डिनेट करे। ओके, फाइन, ठीक है फाइन, जी। थैंक यू सो मच। सर मैं बताना चाहता हूँ, ये सुरभि का भाई है हार्दिक, इज अ ग्रेट इंस्पिरेशन सर। उनका उनका आप जब सभी लोग, सर आप सभी लोग इंस्पिरेशन है। मैं लिटरली कह रहा हूँ कि मुझे पहले मैं तो सब जगह जाने में बहुत कॉन्फिडेंट फील करता हूँ। 2017 के बाद जब मैंने लाइफ का एक डाउन स्टेज देखा, तब मैं कहीं पे भी जाकर के कॉन्फिडेंट फील करता हूँ कि हाँ भाई लाइफ में बहुत कुछ अब मैं उखाड़ लूंगा। लेकिन आज आप लोगों की कम्युनिटी में आया हूँ तो मुझे बहुत नर्वसनेस फील हो रही थी। आप सब लोग बहुत ज्यादा बड़ी इंस्पिरेशन। आपको बताऊं, हार्दिक को जब ट्रैक लगा ना, ट्रैक उसके 2-4 घंटे में ही स्टार्टेड मन में होम चांटिंग। Yeah, भी he does Om chanting, he speaks properly. खाना भी नॉर्मल खाता है, पर इट्स लाइक कि जो हम लोग खाने में टाइम लगाते हैं, मतलब हम लोग जो जितना जल्दी खाते हैं उतना वो टाइम लगाता है। सो धीरे धीरे ही इज ट्राइंग कि गेट बैक टू द नॉर्मल लाइफ, सो वी आर ट्राइंग बेस्ट फॉर दैट। पर सर ने बताया ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। या पहली बात तो नहीं, यहाँ पे मैं पहली चीज पिनाकिन जी की बोलूंगा, ये रेस नहीं है, हमको रेस लगानी नहीं है। स्लो एंड स्टेडी यहाँ पे ग्रोथ होगा ही होगा। जल्दबाजी के चक्कर में ना, जल्दबाजी के चक्कर में वही है कि बच्चा अगर चलने से पहले वो भागना शुरू कर देगा ना तो गिर जाए। पहली सीढ़ी से 10वीं सीढ़ी पे सीधा देखूंगा तो गिरूंगा। सिंगल स्टेप, एक से शुरू करिए। कंपाउंडिंग ऐसे ही काम करता है, लोग कंपाउंडिंग का पावर नहीं समझते। अगर एक हफ्ते में एक स्टेप भी आप आगे निकल जाते हैं तो फैक्ट है ये 3 महीने में आप समझिए 12 हफ्ते होते हैं। 12 हफ्ते में आपकी एक्सरसाइज 12 गुना बढ़ चुकी है। 12 गुना बढ़ जाने का मतलब लंग्स की जो कैपेसिटी है वो मोर देन डबल हो जाएगी। ऑटोमेटिक होगा, हमें कूदने की जरूरत नहीं है, हमें पता नहीं चलेगा, बट वी विल बी रिस्पॉन्डिंग। ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन लेवल्स हमारे बेटर हो रहे होंगे, स्टेबलाइज होना शुरू हो जाएगा, रेस्पिरेटरी एक्सैजर्बेशंस कम हो जाएंगे, बहुत कुछ हो जाएगा। थैंक यू सो मच जी। ओके सर, वो सपना मैम ने रिप्लाई दिया है, फिजियोथेरेपिस्ट कैन मैन्युअली रिलीज टाइट मसल्स यूज फॉर ब्रीदिंग। एक तो सेकंड, पहला मेरे को क्वेश्चन था ना, क्लेविकुलर मैसेज विल हेल्प। हाँ वही मैसेज का आगे का उनका कैन मैन्युअली रिप्लाई। रिलीज टाइट।
अच्छा देखिए, टाइट मसल्स फॉर ब्रीदिंग का बहुत सिंपल सा आप ये समझिए, कोई भी मसल जब ओवर यूज होती है, ओवर यूज के दौरान उसके अंदर लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होता है, ठीक है। तो जब समझिए, जब मैं अगर एक एक्सरसाइज, एक रन के लिए जाऊंगा, मेरी मसल्स के अंदर स्पाजम आने लगता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड अक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं, इसके अंदर कोई भी मसल को जब हम मसाज करेंगे ना, किसी भी मसल का, किसी एनी ग्रुप ऑफ मसल, इट्स नॉट ओनली अबाउट क्लैविकल, किसी भी ग्रुप ऑफ मसल्स को जब हम मसाज करते हैं, वहां का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने की वजह से ब्लड में क्या आ रहा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब आएगा तो वहां से लैक्टिक एसिड रिलीज होगा, मसल को रिलैक्स होने में, रिलीज होने में आसानी। तो जरूर, जैसा मैंने बोला कि रिहैबिलिटेशन इज द कोड। तो रिहैबिलिटेशन के लिए बेसिक एक्सरसाइजेस हम आपको वीडियो सजेस्ट कर देंगे। एडवांस के लिए, जैसा अभी जो अभी गुड़िया हमारे साथ थी लाइन पे, जो अपने ब्रदर के बारे में बात कर रही थी, एडवांस किसी भी चीज के लिए हम हमारे कोई टीम मेंबर्स आपको सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। डेफिनेटली फिजियोथेरेपी से ही तो जादू होना है। करेक्ट। जी ओके, अभी आशा मैम आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। हाँ, नमस्ते डॉक्टर साहब। हेलो। जी मैम जी। हाँ सर, मैंने पिछले साल एम्स से अपना ट्रीटमेंट लिया था, दिल्ली ठीक है। एम्स से। हाँ जी। तो उन्होंने तब कोविड के इंजेक्शन के लिए, कोविड वैक्सीनेशन के लिए मुझे मना किया था कि अभी मत ओके लगाइए, लेकिन ओके, मैंने वैक्सीनेशन नहीं किया है। तो ठीक है। मुझे क्या करना चाहिए? बट मेरी बॉडी अभी अनबैलेंस है और ब्रीथिंग में भी अब दिक्कत महसूस होती है मुझे। हाँ, तो मैम इस वजह से हो सकता है उन्होंने आपको मना किया हो, हाँ क्योंकि जी। कोविड वैक्सीन के कुछ पेशेंट्स के अंदर, हमें खास करके जिनको पहले से कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो जी उनमें कुछ पेशेंट्स के अंदर डिटोरेशन देखने को मिला था। जी बट इसके पीछे अभी हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि हमें जी उन्हें नहीं देना चाहिए। जी। जैसे कि आपकी ही इसी कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन लिया है। हाँ जी। अच्छा। ये वाला डिसीजन देखिए हम इंडिविजुअल चॉइस पे छोड़ देते हैं, बिकॉज उसका बहुत सिंपल रीजन है मैम, ये वैक्सीन अभी नहीं है। ओके। आइडियली अगर आप देखें, किसी भी वैक्सीन को, किसी भी मेडिसिन को मार्केट में आने से पहले हाँ अप्रोक्सीमेट जी। 5 to 10 ईयर्स का ट्रायल रन रहता है। जी उसके सारे साइड इफेक्ट्स हमें पता चल जाते हैं। जी। वो चीज हमें इसके बारे में अभी तक क्लैरिटी नहीं है। जैसा कि सिर्फ न्यूरोलॉजिकल की बात नहीं है, ओके। न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स मैंने इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस, जी। मतलब 10,000 से भी ज्यादा पेशेंट्स अगर हमने देखे हैं, तो न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स आर वेरी रेयर। जो जी ज्यादा कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं वो है किसी किसी पेशेंट को कार्डियक अटैक आना। जी। और ज्यादा कॉमन का मतलब ये नहीं कि इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ये भी हजारों में से कोई इक्का दुक्का है। हाँ जी। जी। तो और सर, ये जो ब्रीथिंग का है मेरा सिस्टम, हाँ। जैसे जैसे रात में मेरी नींद, पहले तो 2-2:30 बजे तक नींद नहीं आती, अगर नींद आती भी है मुझे थोड़ी बहुत, तो मेरे हम्म कभी कभी ब्रेन में माने नसें दर्द करती हैं। फिर हम्म। मैं उठने पर 2-4 माने जब ब्रीथ करते करते फिर मुझे नींद आ जाती है। हाँ तो जी। मेरा ब्रीथिंग का कम लग रहा है मुझे ऑक्सीजन का, तो मुझे क्या करना चाहिए? ऑक्सीजन पेट। लेवल्स कितने हैं मैम, ऑक्सीजन लेवल्स कितने हैं? सर अभी मैंने चेक नहीं किया है मैम करना पड़ेगा। देखिए, जब भी ऑक्सीजन। अगर कोई डिटोरेशन आप नोटिस कर रहे हैं अपने सिम्टम्स में, प्लीज एक तो अपने पल्मोनोलॉजिस्ट के कांटेक्ट में रहिए, या फिर आपके जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर हैं, न्यूरोलॉजिस्ट भी हैं, उनको ये चीजें इन्फॉर्म करें कि हमें ब्रीदिंग हाँ। डिस्कम्फर्ट हो रहा है, ताकि आपको टाइमली डायग्नोस होकर के टाइमली इंटरवीन किया जा सके, ठीक है। तो ऑक्सीजन लेवल्स आपको पता होने चाहिए, कुछ ना कुछ रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस, कुछ ना कुछ रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट। बिल्कुल सीधा ना सोए, थोड़ा सा अच्छा। ऊंचा ऊंचा करके बेड को 10-15 डिग्री अगर आप ऊंचा करके सोते हैं, समझिए अगर ये मेरा बेड है, तो हल्का सा हेड हाँ एंड को आप रेज कर दीजिए, ठीक है। तो हाँ उससे भी जी। आपकी ब्रीदिंग के अंदर आपको हेल्प मिलेगी। और दूसरी प्रॉब्लम सर, जब मैं सोती हूँ तो मेरा मुंह खुलता है, गले तक हाँ, बिल्कुल ड्राई हो जाता है और पूरा मुंह बहुत अजीब सा हो जाता है, ये मुंह का भी मैम अंदर। मैम हो सकता है, ये भी विद, जैसे कि अगर आपको ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट हो रहा है ना, तो बॉडी क्या जी। करती है, ऑटोमेटिकली ब्रीद इन करने या कोशिश करेगी, तो वो मुंह खोलेगी, ठीक है। तो सर इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि पेट में, जैसे कहते हैं ना कि पहले पेट में सांस लेना चाहिए, वो नहीं हो पाता, पेट नहीं भर हाँ, पाती हूँ मैं सांस पेट आप से। सांस लीजिए, पेट को छोड़िए, आप बस सांस हाँ। लीजिए। अपर बॉडी से हो रहा सर मेरा, माने कोई बात चेस्ट नहीं से। मैम, जैसा हमने बोला एक्सेसरी मसल्स यूज में आएंगी। हाँ सर।
जी, एक्सेसरी मसल जो है, जो एक्स्ट्रा मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन है वो यूज में आएंगी जब आप नॉर्मल सांस नहीं ले पाएंगे। इसीलिए जी। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि होम बेस्ड मैनेजमेंट के साथ साथ प्लीज अपने स्पेशलिस्ट को जो है कांटेक्ट में रखिए। देखिए पिनाकिन जी आपको एक तरह का एक्सरसाइज दिखा रहे हैं, ट्राइफ्लो इंसेंटिव स्पायरोमीटर है, तो वही रिहैबिलिटेशन बहुत जरूरी रहेगा। ओके, ट्राइफ्लो थैंक जो है वो एक तरह का इंसेंटिव स्पायरोमीटर बेसिकली रिहैबिलिटेशन का ही पार्ट है। ओके तो आप कोई रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस करते हैं? सर, अब ब्रीथिंग वगैरह करती हूँ, फिजियो भी लगा रखा है मैंने, फिजियोथेरेपी। तो वही है, मैं पिनाकिन जी को कुछ वीडियोस फॉरवर्ड कर दूंगा, वो आप सबको फॉरवर्ड करेंगे, प्लीज आप सब लोग करिए। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। और आशा मैम आपको है ना अपेक्षा कम रखनी है, माइंड को ओवर थिंकिंग कम करना है। आपको सर, मेरे पहले जी ये एक चीज बहुत जरूरी है, मैं सभी लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगा। लोग कहते हैं कि हमें नींद नहीं आती, आपकी बात नहीं हो रही, यहाँ पे नॉर्मल लोग भी आज की डेट में 1 घंटा 2 घंटा लगा देते हैं बेड पे जाने के बाद सोने के लिए। ना सोने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, ओवर एक्टिव माइंड। जी जितने थॉट्स आपके चलते रहेंगे उतनी ही डिलेड नींद आएगी। ठीक है, तो थॉट्स को शांत रखने का सबसे आसान तरीका है, जिसे हम कहते हैं, आप सब लोग सीख सकते हैं, इसका नाम है PMR एक्सरसाइज, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन या फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इसको कहते हैं योग निद्रा। क्या जी करना है, जब आप लेटे हुए हैं तो अगर आप लोग किसी रिलीजन में मानते हैं या किसी भी सुपर नेचुरल पावर को मानते हैं, किसी भगवान को मानते हैं, कुछ भी मानते हैं तो, या नहीं भी मानते तो भी चलेगा, आपको अपने माइंड की अटेंशन प्रेजेंट मोमेंट में लेके आनी है। माइंड या तो पास्ट में भाग रहा है या फ्यूचर में भाग रहा है, बस इसीलिए नींद नहीं आ रही। तो क्या करना है, प्रेजेंट मोमेंट में लेके आना। कैसे लेके आना है, आंखें बंद करी, अपने बॉडी के छोटे छोटे पार्ट्स पे ध्यान देना है। पैर के समझिए अंगूठे से शुरू हो गए, पैर के अंगूठे पे ध्यान ले गए। अगर किसी भगवान को मानते हैं तो उस भगवान का नाम बस याद कर लिया या उनकी फोटो याद। अवेयरनेस आपकी पैर के अंगूठे पे गई। अब अंगूठे से छोटी एक उंगली पे समझिए हाथ, समझिए ये मेरा पैर है। पहले अवेयरनेस यहाँ आई, फिर अवेयरनेस यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई। छोटे छोटे पार्ट्स में बॉडी को डिवाइड कर दीजिए और आंखें बंद करके अपनी अवेयरनेस वहां ले जाइए, अपना ध्यान वहां ले जाइए। इमेजिन नहीं करना है, सिर्फ फील करना है जो कि एक्चुअली है। जो एक्चुअली है वो ये बॉडी अभी है, ये ब्रेथ अभी है, तो ये एब्सोल्यूट है, इसमें कोई इमेजिनेशन नहीं। जैसे ही आप 1-2 सर्कल्स लगा लेंगे, 1-2 बार आपका राउंड, डीप स्लीप में चले गए। और इसका परफेक्ट एग्जांपल दे दूं, छोटा बच्चा उसको मम्मा लोरी सुनाती है, उसको ओवरथिंकिंग होता ही नहीं है, लोरी सुनने के तुरंत बाद वो सो जाता है। लोरी सुनते सुनते ही सो जाते हैं, और कभी कभार माँ भी सो जाती है। दैट इज द पावर ऑफ, ये आपने सर ने बताया वही। ओके, थैंक यू सो मच आशा मैम। अभी अनिल जी आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हाँ जी, मुझे आप ये जो वैक्सीन बना रहे, इसका एक लिस्ट डाल दो ना हमारे ग्रुप में। इसका क्या डालना है? लिस्ट, वैक्सीन का ओके, लिस्ट। ठीक है हाँ। सर, ठीक है। ओके, मैं नाम के साथ। जी जी, ओके अनिल जी, मैं डिटेल लेके ग्रुप में ऐड कर दूंगा। थैंक यू अनिल जी। सर अभी हमारे साथ अजय जी जुड़े हुए हैं। अजय जी राइट नाउ इज कनेक्टेड विद अस फ्रॉम कनाडा। ओके, तो अजय जी का वहाँ पे चैट में क्वेश्चन भी है, कैन यू प्लीज। और अजय जी को मैं अनम्यूट का ऑप्शन दिया। मैं देख लेता हूँ। आई वाज डायग्नोज्ड विद सार्कोइडोसिस। हाँ जी जी कैसे सर, हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ सर। बहुत अच्छा लगा आपका प्रेजेंटेशन में सुन रहा हूँ। It was very nice, very informative. I can't speak really, so I have my question. जी सर, मैं पढ़ता हूँ। I was diagnosed with sarcoidosis in 2017. For that, I took naturopathy, and I was cured in 1 year. But after that, sometime in 2018-19, started symptoms of MND in speech.
My voice started getting slurred in cold weather or taking cold drinks. Eventually got diagnosed with ALS in February 2022. Okay. Do you think these two diseases are somehow related? I have shortness of breath and difficulty holding my breath. Any suggestions, any exercise to improve my lung capacity? Okay, तो जहां तक बात है सर लंग कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए एक्सरसाइजेस की, तो जैसे मैं वैक्सीनेशन का लिस्ट देने वाला हूँ वैसे ही मैं इनका भी लिस्ट दे दूंगा, जो भी हमारे पास वीडियोस ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। बाकी जो भी फिजियोथेरेपिस्ट, दोज हु आर ट्रेन्ड इन पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन, सारे फिजियोथेरेपिस्ट की मैं बात नहीं कर रहा, बट देयर आर ग्रुप ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट दोज हु आर ट्रेन्ड इन पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन, वो आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगी उनकी एक्सरसाइजेस। उसके लिए कुछ जो स्टार्टिंग वाले वीडियोस हैं हम ऑलरेडी आपको शेयर कर देंगे। अच्छा, रही बात इन दो बीमारियों के कोरिलेट होने की, तो देखिए पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि सार्कोइडोसिस वाज इट अ कंफर्म डायग्नोसिस और नॉट, क्योंकि बहुत बार हमने It was confirmed. सर मैं वही कह रहा हूँ, बहुत बार हमने ये देखा है कि डॉक्टर सार्कोइडोसिस का डायग्नोसिस बनाते हैं विद वन सिंपल टेस्ट विच इज कॉल्ड एज सीरम एस लेवल्स। सीरम एस लेवल बढ़ा हुआ होता है तो वो लेबल कर दिया जाता है सार्कोइडोसिस, जबकि ऐसा नहीं है। ये एक मिथ है कि सीरम एस लेवल बढ़ा हुआ होगा तो सार्कोइडोसिस है। ऐसा नहीं है। लंग्स में से सैंपल निकाल के, लंग्स में से सैंपल लिया था, ओके ठीक है। तो फिर अगर वो डायग्नोसिस कंफर्म था तो यूजुअली सार्कोइडोसिस इज नॉट एसोसिएटेड विद लाइक मोटर न्यूरॉन डिजीज। बहुत ही जो आप बता रहे हैं कि सार्कोइडोसिस के साथ में आना, दोनों डिजीजेस का ओवरलैप हमने तो बहुत ही रेयरली देखा है, वेरी वेरी रेयरली। सार्कोइडोसिस वाले पेशेंट में न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट जरूर हो सकती है, क्योंकि सार्कोइडोसिस सिर्फ एक सिंगल सिस्टम को नहीं, बहुत सारे सिस्टम्स को इन्वॉल्व कर सकता है, मल्टी सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट उसमें हो सकती है, तो न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। बट क्या ये दोनों बीमारियां कोरिलेट करेंगी कि नहीं करेंगी, ये थोड़ा सा ग्रे जोन है। जी, because what I think is both the diseases are related to lack of breath. So maybe. सर बहुत क्लियर कट आंसर मेरे पास इसके लिए नहीं है, क्योंकि जितना साइंटिफिक डेटा मेरे पास है मैं वही शेयर कर पाऊंगा। सार्कोइडोसिस लंग्स को इन्वॉल्व कर सकती है, सार्कोइडोसिस हमारे बॉडी के बाकी पार्ट्स को इन्वॉल्व कर सकती है, लेकिन सार्कोइडोसिस सबसे कॉमनली लंग्स को इन्वॉल्व करती है, जबकि मोटर न्यूरॉन डिजीज जो है सबसे लास्ट में लंग्स को इन्वॉल्व करेगी। That's true. जी, Thank you. थैंक यू अंकुश जी। अभी स्नेहल में फटाफट अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो सर। जी। हेलो सर। हेलो सर, मुझे ये पूछना है कि अभी मेरे को कुछ 1.5 से 2 महीने से पहले मेरे हाथों में और पैरों में अभी मुझे बोलने में दम लगता है और बोलते जुबान हिल नहीं रही है, और कभी बहुत स्मेल वाली चीजें आती है तो मेरा दम घुटने लगता है धुएं से, या इवन अपनी पाउडर अगर बच्चे लगा रहे तो मेरा दम घुटता है। तो या क्या सोनल जी देखिए, वही चीज जो मैं सबको एडवाइस कर रहा हूँ कि आपको एक पल्मोनोलॉजिस्ट के अंडर अपना रेगुलर ट्रीटमेंट रखना है। आपके लंग फंक्शन कैपेसिटी चेक होनी चाहिए, पीएफटी पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग में कितना आपके अभी लंग्स फंक्शनल है, कितना उन पे इम्पैक्ट पड़ा है, उसके हिसाब से, ताकि आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए। ठीक है, साथ में रिहैबिलिटेशन, रेगुलर ट्रीटमेंट, रेगुलर फॉलोअप, रेगुलर रिहैबिलिटेशन इज द की फॉर अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए हमें ये सारी चीजें करनी ही पड़ेगी। आप सभी लोगों के लिए यही एडवाइस है। जो आपको भी रिसेंट हो रहा है, देखो 2-3 महीने से ही ये चीज हो रहा है ना, तो आपको ये सब करना पड़ेगा। पिनाकिन जी बार बार मुझे इंसेंटिव स्पायरोमीटर दिखा रहे, बताओ रिहैबिलिटेशन का एक स्टेप है ये सिर्फ इंसेंटिव स्पायरोमीटर, जो मैं बार बार इतनी देर से रिहैबिलिटेशन बोल रहा हूँ। इसमें कई तरह के एक्सरसाइज आते हैं, जिसमें से एक तरह का एक्सरसाइज यही है जो कि पिनाकिन जी दिखा रहे हैं। वीडियो शेयर करूंगा आप लोगों से इंसेंटिव स्पायरोमीटर का, 9 एक्सरसाइजेस का,
कोच 2 स्पायरोमीटर का आप सब लोग प्लीज धीरे 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 करके, आप लोग अभी जिस स्टेज पे हैं, जितना आपसे हो रहा है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज स्टार्ट करिए। फिर से बोलूंगा, एक बेबी स्टेप से स्टार्ट करो। एक हफ्ते में कुछ एक्सरसाइजेस करो, अगले हफ्ते एक एक स्टेप से बढ़ाते जाइए, प्लीज बढ़ाते जाइए। सर रेगुलर कर रही हूँ, मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो विलोम कर रही हूँ, डीप ब्रीदिंग कर रही हूँ, चैंट कर रही हूँ। इंसेंटिव स्पायरोमीटर करते हैं? नहीं सर, अभी तो नहीं है। मिसिंग है ना? हाँ। जहाँ पे भी दिखा रहे हैं आप किसी पल्मोलॉजिस्ट के साथ कांटेक्ट में हैं? नहीं सर। गलत करिए। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम रेस्पिरेटरी डॉक्टर को हैंडल करने दीजिए। सर लोकल यहाँ पर अवेलेबल भी नहीं है हमारे एरिया में। कहाँ रहते हैं? सर पंढरपुर में। पंढरपुर में? हाँ, मुझे मैसेज ड्रॉप करिएगा, नंबर आपके पास है, ठीक है? मैं पता करता हूँ आपके लिए कौन सा डॉक्टर हो सकता है, ठीक है? बस मुझे थोड़ा सा, आप सब लोग मैसेज ड्रॉप करेंगे, थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा, ठीक है? मैं पता करता हूँ पंढरपुर में, या फिर हम कोई ऑनलाइन आपको बता दें। पीएफटी तो करवा सकते हैं आप, स्पायरोमेट्री का टेस्ट करवाइए, वो रिपोर्ट ऑनलाइन किसी डॉक्टर से शेयर करिए, ठीक है? ऑनलाइन रिहैबिलिटेशन के एक्सरसाइजेस की क्लासेस लीजिए फिजियोथेरेपिस्ट से, ठीक है? जैसे अभी मैंने हार्दिक नाम के लड़के के लिए बताया, बॉम्बे में डॉक्टर सेजल है, तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो ऑनलाइन आपको सेशन दे सकते हैं। बहुत कुछ हो सकता है, माइंड खोलना पड़ेगा। इसी से डिस्कस कर रही हूँ आपसे। जी जी, धन्यवाद। थैंक यू सर। तो घर में बैठे कुछ तो और अच्छा है। क्या कह रहे हैं? आवाज क्लियर नहीं आ रहा। डायरेक्ट अगर मैं कहीं बाहर नहीं जा सकती अभी, तो घर में बैठ के जितना कर सकूं उतना तो करूं। बिल्कुल बिल्कुल, करना ही है, करना ही है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू। एक मिनट, शोभा देवी जी के बेटे, आपको अनम्यूट का ऑप्शन है। सर गुड इवनिंग सर, मैं राजेंद्र, और मेरी मम्मी को जो प्रॉब्लम फेस हो रही है वो अभी ये है, मम्मी रेगुलर ये योगा प्राणायाम सब कर रही है, बट स्टिल मम्मी को है ना रात के टाइम पे जब सोने जाते हैं ना, तो सीधा लेट के या करवट पे भी है ना सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है पिछले 2 या 3 दिनों से। तो वो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं फिर भी है ना उनके साथ दिक्कत हो रही है। हाँ, तो ऐसा हो सकता है कि डायफ्राम की जो मसल है वो इन्वॉल्व होना स्टार्ट हुई है, इसलिए जैसा हमने एक एडवाइस बोला, फ्लैट ना लेटें, सीधा ना लेटें, थोड़ा सा ऊंचाई करके लेटना है, प्रॉप्ड अप जिसे बोलते हैं, यानी कि 10 से 15 डिग्री के एंगल पे भी अगर लेटेंगे तो एक चीज बेटर होगी। दूसरी चीज, क्या कह रहे हैं? दिक्कत अभी है मम्मी, ये मतलब अभी भी करवट के सहारे सोती है और थोड़ा सा इंक्लिनेशन पे सोती है ना, तब भी ये प्रॉब्लम है, मतलब लंबा सांस नहीं ले पाती। बिल्कुल, मैंने मान लिया, तो वो यही एक इंडिकेशन है कि हमारे मसल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है? तो रिहैबिलिटेशन के अलावा कुछ दवाइयां भी हमें लेनी चाहिए। कोई दवाई चल रही है उनकी सांस की? सर एक सांस की दवाई चल रही है, जो सर ने, पिनाकन सर ने बताई थी, वही दवाई चल रही है। कौन सी? म्यूजिनैक। म्यूजिनैक। अकेले म्यूसिनैक नहीं पिनाकिन जी, मैं कुछ और मेडिसिन भी रिकमेंड करूंगा। आपके लिए भी वही एडवाइस है सर, प्लीज मुझे मैसेज ड्रॉप करिए, मैं आपको उनके लिए नेबुलाइजर रिकमेंड करूंगा। साथ में एक और चीज, उनका कभी हमने लंग्स का कैपेसिटी और दूसरा दिल का कैपेसिटी इको ये करवाया है कि नहीं करवाया? नहीं सर, अभी तक तो नहीं करवाया। करवाइए, ठीक है? जब भी जो भी लोग मुझे मैसेज करेंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दीजिएगा जो भी हमारा डिस्कशन हुआ है, ताकि मुझे याद आएगा और फिर मैं रिस्पॉन्ड करूँ, ठीक है? ठीक है सर, कैपेसिटी और दिल की कैपेसिटी दोनों? हाँ, लंग्स कैपेसिटी और दिल की कैपेसिटी। कहाँ पे रहते हो आप? सर मैं अजमेर ब्यावर में रहता हूँ। यहाँ पे एक राजस्थान में हूँ, यहाँ पे एक है ना सर है जो जिनके कांटेक्ट में थे, वो इसे रेस्पिरेटरी से रिलेटेड बीमारी देखते, तो उनकी कुछ दवाएं चल रही थी, तब तक तो उनको काफी असर था। अभी वो दवाएं थोड़ी सी मतलब वापस है ना वो खत्म हो गई और कम करी ना, तो 1-2 दिन से फिर से ये प्रॉब्लम आ रही है। नहीं, कम तो हम नहीं करने की सलाह देते हैं। बेस्ट है, देखिए आप सब में जिसके पास भी अगर अवेलेबिलिटी है पल्मोनोलॉजिस्ट की, आपके आसपास रेस्पिरेटरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अगर अवेलेबल हैं, प्लीज उन्हें कांटेक्ट करिए। जिसको नहीं है, प्लीज फील फ्री मुझे मैसेज करिए, मेरे से जितना मैसेज पे रिस्पॉन्ड हो पाएगा वो मैं करूँ, ठीक है?
और आप सभी से अनुरोध है, जैसे मैंने वेट किया था डॉक्टर साहब का, आप भी उनका रिप्लाई का वेट कीजिए। नहीं 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 नहीं, मैं माफी चाहता हूँ पिनाकिन जी। देखिए अरे सर मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। आपका था फॉर अ सेशन। कोई पेशेंट अगर हमें करता है तो मुझे मैं कोशिश करता हूँ विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई किया जाए। ओके सर, अभी one last question is there in the chat before we conclude the session. I can't talk without my MRI. SCA tests are negative. MRI, I can't talk without support. Okay. My MRI scan tests are negative. Which exercise will help me? सेम चीज है मैम। शीतल योगेश यादव, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो ट्रेंड कार्डियोपल्मोनरी रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट्स हैं, जो न्यूरोलॉजिकल केसेस को हैंडल करते हैं, प्लीज उनकी गाइडेंस के अंडर आप एक्सरसाइजेस करिए। मैं कुछ नंबर्स ग्रुप पे फॉरवर्ड करने वाला हूँ, ठीक है? मैं पिनाकिन जी को शेयर करूंगा, वो ग्रुप पे आपके डाल देंगे। प्लीज आप उनसे कांटेक्ट करिए। तो वो मेरे टीम मेंबर्स नहीं है, हो सकता है उनका कुछ चार्जेस हो। अगर आप लोग वो उनसे बात करते हैं, अगर वो आपको लगता है उनसे कांटेक्ट करना, तो प्लीज आप प्रोसीड करिए, क्योंकि बहुत अच्छे रिजल्ट्स वो वाले फिजियोथेरेपिस्ट देते हैं, ठीक है? डॉक्टर सेजल हैं एक, जो कि बॉम्बे बेस्ड हैं, डॉक्टर समृद्धि हैं जो कि दिल्ली बेस्ड हैं। नन ऑफ देम आर माय टीम मेंबर्स, कोई मेरे टीम मेंबर नहीं है, बट ये वो लोग हैं जिनके पास हमारे पेशेंट्स रिहैबिलिटेशन के लिए जाते हैं। थैंक यू सर। अभी मैं सेशन एंड करने के पहले सर को बताना चाहता हूँ, सर मैं बहुत कुछ नसीब हूँ। यू वोंट बिलीव, एलोपैथी में तो ये लोग नहीं मानते, बट मेरे सामने 4 रिवर्सल है ALS के। वाह। डॉक्टर जवाहर है जो इस्लामपुर सांगली के बाजू में रहते हैं, 70 साल के हैं। उनको 11 साल पहले निमांस में बल्बर MND डायग्नोज हुआ था। Okay. और अभी वो 2 व्हीलर भी चला रहे हैं और बोल भी रहे हैं। तो कैसे रिवर्सल, आप लोग किस चीज से रिवर्सल है? सर ये ALS और MND बहुत भयानक बीमारी है। इसमें ना इट इज ऑल सिम्टोमेटिक और हर एक को अलग अलग फायदा होता है। यू ट्राई डिफरेंट स्ट्रेटेजीज, यू ट्राई डिफरेंट सप्लीमेंट्स। मैंने ये भी देखा है होम्योपैथी हमारे में कारगर है सर। ओके ओके। हाँ, तो ये बहुत बढ़िया है सर। आई विल अपडेट यू अबाउट ऑल माय वीडियोस। श्योर श्योर। आपकी तरह मैंने भी YouTube चैनल बनाए, तो लोगों को आगे चल के भी 40-50 साल 100 साल तक मेरा हेल्प मिलता रहेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत ही कमाल का काम कर रहे हैं। पहले तो जब आपका मैसेज आया था तो मुझे पता नहीं था कौन कांटेक्ट कर रहा है कौन नहीं कर रहा, फिर लेकिन जब आपने इंट्रोड्यूस किया, आई वाज सो मूव्ड। मेरे को इतना अच्छा लगा कि नहीं यार, इस कॉज के साथ तो जुड़ना ही है, चाहे जब भी जुड़ पाए, चाहे जब भी जुड़ पाए। वो कुछ वो करने के लिए नहीं कह रहा, मैंने आपको आज कमिट करा हुआ था, मैं हॉस्पिटल में एडमिट था मेरे को बट मुझे करना था ये सेशन, तो मैंने कहा नहीं, अब मैं इसको फिर से पोस्टपोन नहीं करूंगा। तो और सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे ग्रुप के ब्रह्मास्त्र जी को मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। ये बहुत पावरफुल हस्ती है सर, हम उनको ब्रह्मास्त्र जी बोलते हैं। और देवेंद्र जी, और मेरे लिए मेरे कुंफू पांडा है, कुंफू पांडा। वो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं अर्ली मॉर्निंग। वह यहाँ पे अपना देवेंद्र जी आप अमरावती में रहते हैं? यस यस। देवेंद्र जी अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। नमस्ते नमस्ते डॉक्टर साहब। एक्चुअली जो अब बोले मेरे बारे में बताओ, मुझे तो 2019 में दिसंबर में डायग्नोसिस हुआ ये, और पहले 7-8 महीने तो बहुत ट्रिमेंडस डिटोरिएशन हो गया और वेट लॉस हो गया 7-8 kg, और उसमें सब ब्रेथ का तकलीफ, सर में दर्द, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वर्टिगो, वीकनेस, इतना सारा 7-8 महीने चला। 8 महीने के बाद में
फिर से डॉक्टर लोगों का ट्रीटमेंट चालू था उसमें, और फिर मैं डॉक्टर को, मेरे न्यूरोलॉजिस्ट को ज्यादा बताता नहीं था कि मुझे चक्कर आ रहे, ये हो रहा है। कितना बताओगे, जो पहले है वो है, हा? तो फिर मैं धीरे 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 उनका ट्रीटमेंट लिया, और फिर दूसरा एक होम्योपैथी का भी ट्रीटमेंट शुरू किया, और फिर मेरा वेट वगैरह फिर से रिकवर हो गया। तो आज एक जो ये है कि मैंने जो एक उनके जो ब्रेन स्कैन किया था, MRI ब्रेन का और वर्टिब्रेट का, लेकिन आज का वो तो ये सुना था, लेकिन आज जैसे आपने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई और बहुत पक्के तरीके से बताई, तो अभी हम कल से थोड़ा सा नोटिस मिलेंगे कि हमारी लंग की कैपेसिटी हम चेक कर लेंगे, हम हमारे क्या है वो हार्ट का कैपेसिटी चेक कर लेंगे फिर से। और एक फ्लू का इंजेक्शन जो आपने बताया वो हर साल लेना है, वो भी सिर्फ एक पूछना था मुझे अभी, वो निमोनिया का जो ये है वैक्सीनेशन, निमोनिया का वैक्सीनेशन जैसे टीबी का वैक्सीनेशन बचपन में लेते थे, वैसे निमोनिया का अपन ने लिया होगा क्या? नहीं सर, देखिए निमोनिया के जो वैक्सीन्स हैं वो बचपन में लगने अब शुरू हुए हैं। अच्छा, मतलब लास्ट में अगर देखूं तो अप्रोक्सीमेटली 10 ईयर्स से, उससे पहले बहुत ज्यादा प्रेवलेंट नहीं थे। जो हमारा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल था उसमें भी नहीं थे निमोनिया के वैक्सीन। ठीक है, तो और नेवरदलेस अगर ले भी लिया है किसी ने पहले, तो बहुत साल हो चुके हैं। जैसा मैंने बोला, आज भी कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि उसको साल साल में लगाते हैं, बट रिकमेंडेड तो नहीं है। तो आप लोग ले सकते हैं सेफली, जो शेड्यूल मैंने बताया है वो आप ले सकते हैं। यस यस, थैंक यू डॉक्टर साहब जी, थैंक यू पिनाकिन जी, या थैंक यू देवेंद्र जी, ग्रेट और एडमिन ऑफ द वर्ल्ड। या थैंक यू सर। और डॉक्टर साहब का कीमती समय अभी खत्म हो चुका है। योगेश जी हमारे साथ वेटरनरी डॉक्टर हैं। वो योगेश जी और देवेंद्र जी बहुत बड़े रिसर्चर हैं सर। देवेंद्र जी बुक पढ़ के हमें रिसर्च करवाते हैं और योगेश जी अपना एक्सपीरियंस और पूरा नॉलेज शेयर करेंगे। योगेश जी अब अभी जाते हुए डॉक्टर साहब को नमस्कार अंकुश जी। जी नमस्कार योगेश जी। हाँ, बस मैं ये कह रहा था कि MND पेशेंटों के हाथ अपना जो ऑक्सीजन मापते हैं ऑक्सीमीटर से, हाँ। तो हाथ के अंदर से तो मतलब उसके कितनी बार क्या ये मसल कम हो जाते हैं, तो ब्लड सप्लाई भी कम होगी, तो ऑक्सीजन गलत नहीं आएगा, कम नहीं आएगा? नहीं सर, नहीं। मसल्स और ब्लड सप्लाई, आपकी बात एक तरह से सही है, लेकिन ब्लड सप्लाई रिस्टोर्ड रहता है। अगर ब्लड सप्लाई खत्म हो जाएगा ना, तो इसमें गैंग्रीन होना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, मतलब कम ब्लड सप्लाई होगा तो कम ऑक्सीजन नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा? नहीं, ब्लड, वही मैं आपको कह रहा हूँ कि ब्लड सप्लाई का इस एक्सटेंट तक कम होना कि ऑक्सीजन लेवल्स आपको फॉल्स दिखने लगे, उस लेवल पे तो गैंग्रीन हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो वो नहीं होता। ठीक, तो आप सेफली मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी किसी पेशेंट का ऐसा कुछ कॉन्ट्राडिक्शन रहता है कि जो है हमारे लेवल्स गलत दिख रहे हैं या गलत डाउट हो रहा है, तो फिर तो कंफर्मेशन विद आर्टीरियल गैस ही हो सकता है। आर्टीरियल ब्लड गैस, ABG जिसको कहते हैं। अच्छा जी, एक सेकेंड। हाँ तरुण बोलो। ठीक है पिनाकिन जी। ओके सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकुश जी, आपने बहुत बढ़िया हमें टाइम दिया, हमें नॉलेज दिया, और आपका शेयर बहुत अच्छी तरह किया। थैंक यू सो मच। आप रेगुलर अभी अगले महीने टाइम होगा तो आप अगले महीने भी आइए। हम आपका स्वागत ऐसे ही धूमधाम से करेंगे। यस, मैं जरूर कोशिश करता हूँ। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को अनुरोध करता हूँ, आप सभी अनम्यूट करके सर का थैंक यू बोल सकते हो। अरे नहीं जरूरत। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
थैंक यू थैंक यू थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर बेटर टाइम थैंक यू ओके ओके सभी का धन्यवाद. थैंक यू अंकुश जी आपका वापस. एंड आई विल बी इन टच विद यू ऑन व्हाट्सएप. थैंक यू सर. और मैं सर और एक गारंटी देता हूँ, मैं आपका वीडियो लेके शनिवार को आपका वीडियो का ही सेशन करवाऊंगा सबको. थैंक यू सर ओके थैंक यू सो मच सर. हैव अ गुड डे. और आप जल्दी अच्छे हो जाइए. मैं अच्छा हूँ सर, मैं अच्छा हूँ जी. धन्यवाद. थैंक यू सो मच. मैंने डॉक्टर साहब बाय. मैंने डॉक्टर साहब थैंक यू एवरीवन. वेरी मच डॉक्टर साहब. थैंक यू सो मच.